हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर, आपके अपने अमेजिंग से यूट्यूब चैनल उड़ान पर। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास 10th का वन शॉट लेक्चर सीरीज कर रहे थे, जिसका आखिरी लेक्चर है आपका आज का लेक्चर, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जनरली बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन मेरी गारंटी है कि आज का ये लेक्चर देखने के बाद आप ये चीज कहना बंद कर दोगे कि सर इस चैप्टर में क्लैरिटी नहीं आ रही है, क्योंकि आपका ये चैप्टर 100% क्लियर हो जाने वाला है इस सेशन को देखने के बाद। तो सभी लोग अगर सेशन देखना है तो पूरा देखिएगा, वरना अभी से ही आप लोग जा सकते हैं, राइट। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन में फोड़ना है, इन जिस भी टॉपिक में दिक्कत हो आप उस टॉपिक को देखिए, आपको मजा ना आ जाए तो आप बताइएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। यानी कि टेलीग्राम चैनल भैया अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को नोट्स मिलने वाले हैं। ये जो पीडीएफ मैं यहां पे लिखूंगा, समझाऊंगा, वो सारे नोट्स आपको वहीं पर मिलेंगे। सबसे पहली बात आई, सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। देखो, कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर है तो उस वायर के आसपास अगर हम लोग किसी भी मैग्नेटिक कंपास या नीडल को लेकर के आते हैं तो उस मैग्नेटिक कंपास या नीडल में डिफ्लेक्शन होने लगता है। वो डिफ्लेक्शन ही वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड क्या है? किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींच पाता है, उसी रीजन को बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट मींस दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके बारे में जो सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल स्टडी किया था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ओरस्टेड। तो ओरस्टेड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये चीज बताई कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर जो है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। जैसा कि एक एग्जांपल यहां पर दिया गया कि अगर एक 4.5 वोल्ट की एक बैटरी हम ले लें और ये कोई एक बड़ा सा लोहे का कील है ना, आयरन नेल है, इसके ऊपर बेटा वायर को ऐसे ऐसे घुमा दो, उस वायर को बैटरी से ले जाकर के कनेक्ट कर दो। जैसे ही कनेक्ट करोगे बैटरी उसमें करंट भेजेगा। जब इस वायर में करंट आता है बेटा, तो ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है ये जो लोहा है, ये जो लोहे का कील है, ये कील भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है और छोटे छोटे कील को अपनी तरफ क्या कर रहा है? अट्रैक्ट करने का काम कर रहा है। और ये जो अट्रैक्शन की, यानी कि ये जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी इसके पास आई है, इसने इसको अटैच किया और ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है, ये इसको कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि यार ये जो मैग्नेटिज्म है ये इंड्यूस होता है एक सब्सटेंस से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। हालांकि स्ट्रेंथ उसकी घटती चली जाती है, लेकिन इंडक्शन की ये बड़ी खास प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिज्म में जो पाई जाती है। इसके बाद अगली चीज क्या है सर? मैग्नेट क्या होता है? मैं आपको बताऊं, मैग्नेट जो है बेटा वो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स ऑक्साइड है जिसको Fe3O4 के नाम से आप जान सकते हो। Fe3O4 के बारे में थोड़ा सा और मैं बताऊं तो इसको FeO.Fe2O3 ऐसे लिखा जा सकता है। यानी कि आयरन अपने दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स यानी +2 +3 दोनों वैलेंसीज को यहां पर शो करता है। इसमें आयरन +2 स्टेट में है और इस वाले में आयरन जो है वो +3 स्टेट में पाया जाता है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। मैग्नेट जो है वो आयरन, स्टील, निकल और कोबाल्ट इस तरह के एलिमेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। थोड़ा सा डिटेल वाली बात मैं आपको बता दूं तो ये जो एलिमेंट्स यहां लिखे हुए हैं बेटा, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो दीज आर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, राइट। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। मैग्नेट कम इन वेरियस शेप एंड साइज डिपेंडिंग ऑन देयर इंटेंडेड यूज। कि भाई क्या यूज है, उस तरह से हम लोग मैग्नेट को कई सारे शेप में, कई सारे साइज में हम लोग मैग्नेट को यूज कर सकते हैं। जैसे यहां एग्जांपल पे आपको दिया हुआ है एक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट एक ईंट के शेप का होता है, जैसे कोई बार, कोई छड़ी होती है, बिल्कुल उसी तरीके का ये कोई मैग्नेट है। हर एक मैग्नेट में यार 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। कह रहे वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैग्नेट विच इज यूज्ड इज बार मैग्नेट। ठीक है, सबसे कॉमन है बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लॉन्ग होता है, रेक्टेंगुलर बार ऑफ अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स द पीसेस ऑफ स्टील, आयरन, निकल या फिर कोबाल्ट,
राइट। फिर इसके बाद बात करते हैं मैग्नेट की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। तो यार मैग्नेट के अंदर दो पोल्स होते हैं बेटा, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। सर ये पोल क्या चीज होती है? किसी भी मैग्नेट का वो रीजन जहां पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है उसी को बेटा पोल कहते हैं। जनरली ये पोल जो है वो मैग्नेट के एक्सट्रीम्स में होते हैं, इधर की तरफ और इधर की तरफ, है ना। तो एक नॉर्थ पोल बन जाता है और एक साउथ पोल बन जाता है। द एंड ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन इज कॉल्ड नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। अगर हम लोग किसी भी एक मैग्नेट को लटका देते हैं तो वो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। यानी कि मान लो अगर ये मैग्नेट है, इसको अगर मैं ऐसे बीच से लटकाऊंगा तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा बेटा, ठीक है। जिधर की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ है उधर की तरफ अर्थ का भी नॉर्थ है, जिधर की तरफ मैग्नेट का साउथ है उधर की तरफ अर्थ का भी साउथ होता है। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है। कह रहे इट हैज बीन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट दैट लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक मैग्नेटिक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। यानी नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा। सेम टाइप के पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि अपोजिट टाइप के पोल्स जो होते हैं बेटा एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। फिर बात आई सर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? किसी भी मैग्नेट के आसपास का वो रीजन जिसमें वो किसी दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है उसी रीजन को बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। सो द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसके पास बेटा मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। यानी कि सीधी बात है मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा उसको इस बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बी लेटर का यूज किया जाता है। द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। यानी किसी भी जगह पर अगर आपको यह पता करना है कि यार मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, कितनी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, तो उसका तरीका होता है एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी नॉर्थ पोल अगर यहां पे रख दो, उस नॉर्थ पोल पे जितना फोर्स लग जाए वही होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। एक यूनिट नॉर्थ पोल अगर आपने रखा तो उस पर जितना फोर्स लग जाएगा वही मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है बेटा। द नॉर्थ एंड ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट वेयर इट इज प्लेस्ड। यानी किसी भी मैग्नेट के आसपास जब मैग्नेटिक नीडल लाते हो तो वो मैग्नेटिक नीडल या कंपास जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी जैसे मान लो ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, इस बार मैग्नेट के साउथ वाले एंड की तरफ अगर मैं लाऊंगा ना वो नीडल, तो नीडल जो है नीडल का साउथ इधर होगा और वो नॉर्थ दिखाएगी ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से होगा, ऐसे 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 शो कर रहा होगा। यानी कि नॉर्थ से साउथ की तरफ उसका डायरेक्शन शो करता है। यानी कोई भी बार मैग्नेट अगर है तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलती है, साउथ की तरफ आती है और फिर साउथ से वापस नॉर्थ जाती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है। आगे इनकी प्रॉपर्टीज की भी बात आपसे किया जाएगा। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? देखो बेटा, जिस भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर एक हाइपोथेटिकल लाइंस बना के दिखाई जाती हैं। इन्हीं लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सिंपली रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड इज डिस्क्राइब्ड बाय ड्राइंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन अ स्मॉल नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड बाय अ मैग्नेट इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। यानी अगर किसी जगह पर बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट साइड में अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मान लो प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपने एक नॉर्थ पोल रख दिया तो इस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कुछ इस तरीके से। अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट थी, एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल अगर आपने रखा तो इस नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वो फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। यानी कि एक इमेजिनरी नॉर्थ पोल लो और अगर वो इधर की तरफ मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, अगर वो इधर की तरफ मूव करने लगे तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो गई। यानी कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बेटा पता किया जाता है। कह रहे द पाथ ट्रेस्ड बाय अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल फ्री टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, यानी कि अगर मैं इस तरीके का एक बार मैग्नेट ले लूं जो जिसका यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पे साउथ पोल है, अब यहां पर अगर कोई इमेजिनरी नॉर्थ पोल आप रखोगे, मान लो यहां पे एक नॉर्थ पोल मैंने रखा तो वो नॉर्थ पोल इस वाले नॉर्थ से दूर भागेगा बेटा। जैसे मैं यहां पे रखूंगा उसको तो पता चलेगा यार वो इधर की तरफ जा रहा है। मैं यहां रखूंगा नॉर्थ पोल वो इधर जा रहा है, मैं यहां रखूंगा नॉर्थ पोल वो इधर की तरफ जा रहा है, मैं यहां रखूंगा नॉर्थ पोल तो वो इधर की तरफ जा रहा है, मैं यहां रखूंगा नॉर्थ पोल तो वो इधर की तरफ भाग रहा होगा। यानी कि डायरेक्शन अगर आप देखो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न का क्या होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है वो नॉर्थ पोल से निकलता है, घूमते हुए साउथ की तरफ आता है लाइक दिस। और मैग्नेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो दैट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ।
है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी आउटसाइड द मैग्नेट इसका डायरेक्शन अलग है, इनसाइड द मैग्नेट बेटा इसका जो डायरेक्शन होता है वो अलग होता है। यानी इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न देखा जाता है। यहां पर आपको यही चीज डायग्राम में शो कर रहे हैं कि अगर एक बार मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है और साउथ की तरफ जाती है और साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ आती है। इस तरह की बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी। तो ऐसा ही सेम पैटर्न जो है नीचे की तरफ भी बेटा होता है। ठीक है, अच्छा इस बात को और देखो, यहां पर मैं यही चीज आपको समझा रहा था कि अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ है, ठीक है, और यहां पर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लाऊंगा तो कंपास का जो साउथ है वो इसके नॉर्थ की तरफ होगा, और कंपास का जो एरो होता है बेटा वो हमेशा नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे ही यहां पे तुम रखोगे ना, साउथ इधर होगा, नॉर्थ इधर की तरफ होगा। जैसे ही तुम यहां पे लाओगे, अब इधर साउथ है तो ये नॉर्थ वाला हो जाएगा, ये तुम्हारा साउथ वाला हो जाएगा। तो मैग्नेटिक कंपास में भी जो सारा खेल है वो खेल है उसके अपने अट्रैक्शन का, क्योंकि जो मैग्नेटिक कंपास होता है वो भी एक मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है, वो भी परमानेंट मैग्नेट होता है, वीक मैग्नेट होता है, बट वहां पर भी सारा खेल मैग्नेटिज्म का ही खेल है, क्योंकि एक नॉर्थ पोल हमेशा साउथ को ही अपनी तरफ बेटा अट्रैक्ट कर रहा होता है। अब यहां पर वही बात आपसे कर रहे हैं कि सर मैग्नेटिक कंपास क्या चीज है। मैग्नेटिक कंपास एक इस तरीके की एक डिबिया होती है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है। नीडल का एरो नॉर्थ दिखाता है, उसका जो पीछे वाला पार्ट है वो साउथ दिखाता है। पढ़िए जरा, कंपास क्या है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू शो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट अ पॉइंट। कंपास इज ऑल्सो नोन एज प्लॉटिंग कंपास। कई बार जब आप लोग कोई जमीन खरीदने जाते हैं, कोई घर किराए पे लेने जाते हैं, तो जनरली लोग उसका डायरेक्शन देखते हैं, भैया नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है या साउथ फेसिंग है ना। इस तरीके का फेसिंग देखा जाता है कि भाई कौन सा डायरेक्शन है। तो उसके लिए भी आप लोग क्या करते हो यार, एक मैग्नेटिक कंपास या नीडल खरीद लेते हो। वो मैग्नेटिक कंपास या नीडल ही हमें बताता है कि भाई नॉर्थ किधर की तरफ है और साउथ किधर की तरफ है। उससे हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट किधर की तरफ होगा। द कंपास कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी पाइवोटेड मैग्नेट यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर which can turn freely in horizontal plane। यानी कि एक स्मॉल सा छोटा सा मैग्नेट लगा होता है इस मैग्नेटिक नीडल पर, और इसी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड में रखते ही नीडल जो है वो इधर उधर डिफ्लेक्ट हो रहा होता है। एक्चुअली बेटा किसी भी मैग्नेट की ये प्रॉपर्टी है कि अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रख रहे हो, किसी भी इस तरह के नीडल की प्रॉपर्टी है, अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो उसके ऊपर एक टॉर्क जनरेट होता है जो उसको घुमाने की कोशिश करता है। यानी कि जैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, उसके ऊपर टॉर्क लगेगा और उस टॉर्क की वजह से ये घूमने की कोशिश करता है। तो अगर ये इधर उधर घूम रहा है, इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये बिल्कुल भी इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि अर्थ की सरफेस पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अर्थ की अपनी खुद की बेटा कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। अभी हम लोग आगे इस चीज के बारे में पढ़ेंगे। अब आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो ओरिजिनेट करती है नॉर्थ पोल से एंड एंड एट साउथ पोल। ऐसा तुम्हारी किताब में लिखा है यार, लेकिन ये लाइन गलत है ना। किताब में लिखा है, ठीक है, मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको, बट ये लाइन जो है गलत है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साउथ पोल पर खत्म नहीं होती है। नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है, साउथ से वापस नॉर्थ में आती है बेटा। तो वो एक क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, लेकिन तुम्हारी किताब में लिखा है इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं, लेकिन असली बात भी मैं आपको समझा दे रहा हूं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन एनदर नियर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट बट दे आर वाइडली सेपरेटेड एट द अदर प्लेसेस। आपसे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। अगर कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग दिखानी है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी। जैसे इस वाले पैटर्न में देखो, इन जगहों पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो बहुत पास पास है, जबकि यहां देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अब दूर दूर हो गई। यहां फिर से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हो गई। तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी बेटा ज्यादा होता है। तीसरी और बड़ी खास प्रॉपर्टी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों सर? क्योंकि बेटा अगर मान लो कोई भी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इस तरीके का, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है। कैसे करता है सर? किसी भी पॉइंट पे अगर मेरे को पता करना है कि भाई ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मुझे पता करना है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, तो मैं कहूंगा बेटा आप यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। यहां पर जो टेंजेंट होता है वो टेंजेंट ही टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली मुझे यहां पता करना है भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, तो यहां पर एक टेंजेंट आप ड्रॉ कर लीजिए। ये टेंजेंट यहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर देगा। कहने का मतलब किसी भी पॉइंट पर
मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट ही नेट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है या रिप्रेजेंट करता ही करता है, राइट। अब बात यह है कि सर अगर मान लो मैं जबरदस्ती दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा ही दूं तो क्या हो जाएगा सर, दिक्कत क्या हो गई इसमें? भैया दिक्कत इसमें यह हो गई है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर देखा जाए, कोई कहे भैया यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो कोई बच्चा कहेगा सर आप ही ने सिखाया था टेंजेंट होता है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वो कहेगा सर इधर की तरफ है। कोई बच्चा कहेगा नहीं नहीं सर इधर भी तो टेंजेंट है, यहां भी नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो बेटा एक ही पॉइंट पर दो दो डायरेक्शंस ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकता। देखो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो किसी एक ही डायरेक्शन में होगी, या तो इधर होगी या तो इधर होगी। दोनों डायरेक्शंस में टोटल यानी कि नेट मैग्नेटिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकती है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी बेटा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। फिर बात आई मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का क्या होता है। देखो हमारा अर्थ इतना बड़ा है कि अर्थ को लेकर के बहुत सारी थ्योरीज चलती हैं, और अर्थ के बारे में भी हम लोग 100% सब कुछ नहीं जानते हैं क्योंकि बहुत बड़ा है। और जिस प्लैनेट पे रह रहे हैं अब उसी में हम छेद करके उसके सेंटर तक चले जाएं, वहां पे जाके चेक कर लें और फिर वहां से वापस भी लौट कर आ पाए, तो ये हमारे अपने लिए बहुत कठिन बात हो जाती है, राइट। और हम अपने उसी प्लैनेट को डिस्टर्ब करना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन काफी थ्योरीज इसके बारे में कहती हैं कि अर्थ के सेंटर पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट गड़ा हुआ है। ये हमारा अर्थ है, ऐसा माना जाता है कि अर्थ के सेंटर पर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट जो है पड़ा हुआ है, और वो मैग्नेट एक बार मैग्नेट के शेप का है, और उस मैग्नेट का जो लेंथ है वो बहुत बहुत ज्यादा है ना। अर्थ के डायमीटर का लगभग 1/5 टाइम्स इसका लेंथ होता है। कहने का मतलब अगर इधर की तरफ अर्थ का नॉर्थ होता है बेटा, तो हमारे मैग्नेट का साउथ इधर की तरफ है, इधर अर्थ का साउथ है तो इधर मैग्नेट का नॉर्थ होता है, ड्यू टू अट्रैक्शन, आप सबको पता है, राइट। अब क्या लिखा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इवन इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेट। सबसे पहली बात, सर कैसे पता चलेगा कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, कैसे हम मान लें ये बात? तो यार कोई भी मैग्नेट को जब लटकाया जाता है तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। अब हमेशा जब नॉर्थ साउथ में रुकता है तो लोगों के मन में ये बात आई कि यार कुछ तो इसका कारण होगा, किसी भी मैग्नेट को लटकाओ, ऐसे लटकाओ, हमेशा नॉर्थ साउथ ही रुकता है, क्यों ऐसा सर? कुछ तो कारण होगा इसका। तो लोगों के मन में यहां से आना शुरू हुआ कि इसका मतलब अर्थ का भी अपना कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता होगा। दिस सजेस्ट दैट अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट व्हिच कॉजेज अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट टू पॉइंट ऑलवेज इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, दैट इज नॉर्थ साउथ। द शेप ऑफ द अर्थ्स मैग्नेट रिसेंबल्स दैट ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट ऑफ द लेंथ 1/5 ऑफ द अर्थ्स डायमीटर। बेटा अर्थ जो होता है, हमारे अर्थ का अपना रेडियस मैं आपको बता दूं, रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो 6400 किलोमीटर है। 6400 किलोमीटर अर्थ का क्या होता है, रेडियस होता है। यानी कि अर्थ का जो डाईमीटर है, अगर मैं आपको बता दूं तो अर्थ का डाईमीटर उसके रेडियस का डबल होगा, सीधी सी बात है। यानी कि 12800 किलोमीटर का इसका क्या है, डाईमीटर है। और डाईमीटर का 1/5 अगर हम कर देंगे तो हमें उस मैग्नेट का लेंथ मिल जाएगा। यानी कि 12800 डिवाइडेड बाई अगर मैं 5 कर दूं तो 2560 किलोमीटर लेंथ का एक हमें मैग्नेट ऐसा अज्यूम हम लोग कर रहे हैं, 2560 किलोमीटर लेंथ का। यानी कि जो मैग्नेट यहां पर गड़ा हुआ है, इस मैग्नेट की लेंथ बेटा हम कितनी अज्यूम कर रहे हैं, 2560 किलोमीटर। 2560 किलोमीटर इमेजिन करो, लगभग 2500 किलोमीटर लेंथ का एक मैग्नेट है, बहुत पावरफुल मैग्नेट है जो अर्थ के अंदर गड़ा हुआ है, ऐसा माना जाता है। इसी की वजह से अर्थ पर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड आप इधर उधर लेकर के जाओगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड में कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन जरूर शो होता है। यानी कि यहां पर कहीं ना कोई ऐसा बहुत पावरफुल सोर्स ऑफ मैग्नेट है जो कि प्रेजेंट है। तो लोग मानते हैं कि भाई अर्थ के अंदर ही ऐसा कोई भी एक मैग्नेट जो है वो गड़ा हुआ है। कह रहे द एक्सिस ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज inclined at an angle of about 15 डिग्री with the geographical axis। बेटा ऐसा माना जाता है कि अर्थ का अपना जो एक्सिस है, देखो ये है, ये रहा अर्थ का नॉर्थ पोल, ये रहा हमारे अर्थ का साउथ पोल। एक्चुअली ये डायग्राम बहुत अच्छा नहीं है, मैं आपको इस डायग्राम को अगर एग्जैक्टली करेक्ट बताऊं तो ऐसा सीन होता है, ठीक है। इनफैक्ट ऐसा सीन होता है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा सीन होता है। यहां कहीं पर बेटा अर्थ का क्या है, यहां कहीं पर अर्थ का नॉर्थ होता है और यहां कहीं पर बेटा अर्थ का साउथ होता है। ये जो साउथ इधर दिखाया और नॉर्थ इधर दिखाया ना, वो गलत दिखाया है। नॉर्थ उधर होता है, थोड़ा सा साउथ इधर की तरफ होता है। और ये जो मैग्नेट अंदर पड़ा हुआ है, ये जो मैग्नेट अंदर पड़ा हुआ है, इस मैग्नेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इस मैग्नेट का लेंथ ये रहा, ये देखो, ये इस मैग्नेट का एक्सिस है। ये जो ब्लू कलर से मैंने दिखाया, ये इस मैग्नेट का एक्सिस होता है बेटा।
दिस इज द एक्सिस ऑफ मैग्नेट, ठीक है। तो जो अंदर मैग्नेट पड़ा हुआ है उसका एक्सिस ब्लू वाला है। हमारे अर्थ का अपना जो रोटेशनल एक्सिस है, जिसके अबाउट अर्थ 24 घंटे में एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है, सबने पढ़ रखा है ना बचपन में इस बात को। तो इनके बीच का ये जो एंगल होता है, इसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी बोलते हैं। क्लास 12th में आओगे तो आपको इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसी को एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये एंगल लगभग लगभग 15 डिग्री के आसपास होता है। एग्जैक्टली 15 डिग्री नहीं होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू 15 डिग्री होती है। तो यानी कि अर्थ का जो अपना ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन है और उसका जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उनके बीच का जो एंगल है वो लगभग 15 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल भी बोलते हैं, राइट। यही पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि 15 डिग्री का एंगल होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज नाउ बिलीव्ड दैट अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट व्हिच इज फ्लोइंग इन द लिक्विड कोर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, हेंस अर्थ इज अ ह्यूज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब ये भी एक बेटा एक थ्योरी है कि लोग मानने लगे हैं कि भैया अर्थ के अंदर बहुत ही पावरफुल मैग्नेट जो है, ये जो मैग्नेटिज्म मिल रहा है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से है। लोग ऐसा मानते हैं कि अर्थ के कोर में, अर्थ के सेंटर में जो लावा फ्लो होता है उसमें बहुत सारा चार्ज है जो फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, ऐसा इमेजिन किया जाता है। यानी कि अर्थ को एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट हम अज्यूम कर सकते हैं, ऐसा लोगों ने थ्योरी दिया है। एग्जैक्ट बात नहीं है, थ्योरी है, लोगों का ये ऐसा मानना है, राइट। अब आते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस को, पहले फटाफट आइए सॉल्व करते हैं इन टॉपिक्स पर बेस्ड जो हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं और समझे हैं। देखो इस सेशन में मैं आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाला हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसलिए सभी लोग ईमानदारी से लेक्चर को देखिएगा, शुरू से आखिरी तक देखिएगा। देखो मुझे बहुत ज्यादा आप लोगों को हंसाना बुलाना नहीं आता है, ठीक है, मुझे आपको बहुत ज्यादा एंटरटेन करना शायद नहीं आता होगा, राइट, लेकिन मुझे पढ़ाना आता है, ये मैं मानता हूं। तो आप में से जो बच्चे पढ़ने के शौकीन हैं, आप में से जो बच्चे चाहते हैं नहीं सर मेरे को एक बढ़िया तगड़ा टीचर चाहिए जो डिटेल में चीजें पढ़ाए, तो ये लेक्चर आपके लिए है, राइट। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट्स ऑफ अ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस आर यूजुअली मेड ऑफ नाइक्रोम। बेटा जनरली जो भी हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं वो नाइक्रोम के बने होते हैं। सर ऐसा क्या है नाइक्रोम में? सबसे पहली बात, नाइक्रोम जो होता है बेटा, इसका जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इसका जो रेजिस्टिविटी है वो हाई होता है। रेजिस्टिविटी हाई होने से क्या होगा, जब आप इसमें करंट फ्लो कराओगे तो ये बहुत जल्दी हीट होगा और बहुत ज्यादा हीट होगा। साथ ही साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा वो भी हाई होता है, यानी इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी काफी ज्यादा हाई है, यानी कि बहुत जल्दी ये नाइक्रोम का वायर जो है वो मेल्ट नहीं करता है। फिर कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव द हॉरिजॉन्टल वुड बोर्ड, द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्स विल बी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वैल्यू क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो अगर कोई हॉरिजॉन्टल बोर्ड हमारे पास है, उसके ऊपर कोई भी आपने एक मैग्नेटिक रख दिया है, ठीक है, मान लो कोई इस तरीके का हमारे पास एक टेबल है, ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल पर बेटा हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कोई इस तरीके का मैग्नेट रखा, तो इस मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी यार वो ऐसे निकलेंगी, इधर से आएंगी, इधर से निकलेगी ऐसे आएगी, इधर से निकलेगी ऐसे आएगी, बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी जो कि हर प्लेन में होगी। यानी ऐसा नहीं है कि केवल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही ये लाइन निकलेंगी, ये इससे ऊपर भी ऐसे निकलेंगी, नीचे भी ऐसे जाएंगी, यानी कि हर प्लेन में इस तरह की लाइंस बेटा देखने को मिलेंगी। तो ऑप्शंस आप पढ़ो, पहला है ओनली इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओनली इन वर्टिकल प्लेन, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट, इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट। मैग्नेट के आसपास जितने भी प्लेन्स हो सकते हैं, हर प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेटा प्रेजेंट होगी। सर कितने प्लेन्स होते हैं? इनफाइनाइट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी यहां पर बहुत ज्यादा होती है। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूसेस बाय अ बार मैग्नेट इज ओरिजिनेट फ्रॉम द साउथ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द ईस्ट पोल, बिल्कुल गलत है। ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड एट साउथ, वैसे ठीक है, कायदे से गलत यह भी है कि एंड नहीं होता बेटा, लेकिन क्योंकि तुम्हारी किताब में लिखा था तो ठीक है, उसके हिसाब से मैंने मान लिया। साउथ से निकले और वेस्ट में हो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है, साउथ में आती है, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट? इनमें से कौन है जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता है? तो बेटा दैट इज ब्रास। देखो आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, ये सब मैग्नेट से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि ये सभी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस थे। ये जो ब्रास होता है मैं आपको बताऊं, यही है जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है क्योंकि ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ये मैं 12th लेवल की बात आपको बता रहा हूं। कोई भी जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है बेटा वो तीन तरीके का होता है। कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस तीन तरीके का होता है। सबसे पहला होता है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस,
कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस की तीन कैटेगरी हो सकती है बेटा, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस, दूसरी कैटेगरी है पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस, और तीसरी कैटेगरी होती है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। डाया मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, और तीसरी कैटेगरी होती है फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं, यानी कि ये मैग्नेट की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, है ना। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं, ये भी आयरन की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, मतलब मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होते हैं, ये वीकली अट्रैक्टेड होते हैं। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। मैग्नेट ऐसे सब्सटेंसेस को रिपेल करता है, तो जो ब्रास है वो आपका डायामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है, इसलिए बेटा वो उसकी तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बता रहे हैं इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भैया डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, यही मैंने आपको सिखाया है। द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इन, अर्थ का जो अर्थ की मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होता है वो ज्योग्राफिक साउथ की तरफ होता है, जिधर की तरफ हमारा साउथ होगा अर्थ का, उधर की तरफ अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ होता है, यानी कि उल्टा होता है। फिर कह रहे हैं द एक्सिस ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्लाइंड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अबाउट 15 डिग्री, 15 डिग्री का एंगल होता है, इसी को मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंगल भी कहा जाता है। द शेप ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिसेंबल्स दैट ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट। हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी एक इमेजिनरी बड़े से बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कह रहे हैं मैग्नेट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट जो है हमेशा आयरन, स्टील जैसी चीजों को अट्रैक्ट करता है, एल्यूमिनियम को मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, क्यों? क्योंकि डायामैग्नेटिक नेचर है, ठीक है। प्लास्टिक्स को भी नहीं करता है। Plotting compass is placed near south pole of a bar magnet. The pointer of the plotting compass will, जो pointer है that will point away from the south pole, point parallel to the south pole, point towards the south pole and point at right angle to the south pole. एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ो। Plotting compass is placed near the south pole of a bar magnet. Pointer of the plotting compass will, देखो अगर यहां पर हमारा कोई भी एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके आसपास अगर आप कोई भी प्लॉटिंग कंपास रखोगे तो क्या होगा बेटा, उसका जो नॉर्थ है वो इधर की तरफ होगा, उसका साउथ इधर की तरफ होगा, क्योंकि उसका जो नॉर्थ पोल है वो इधर की तरफ अट्रैक्टेड रहा होगा, है ना। तो आपको यही बताना है, पॉइंटर ऑफ द प्लॉटिंग कंपास विल पॉइंट टूवर्ड्स, पॉइंट अवे फ्रॉम द साउथ पोल नहीं, इट विल पॉइंट पैरेलल टू द साउथ पोल, ये भी नहीं, पॉइंट टूवर्ड्स द साउथ पोल। हाँ, ये जो पॉइंटर है वो किधर की तरफ होगा बेटा, वो साउथ पोल की तरफ होगा, इट विल पॉइंट टूवर्ड्स साउथ पोल। ये बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि उसका नॉर्थ है, उसके साउथ की तरफ देख रहा होगा, तो इट विल पॉइंट टूवर्ड्स दैट साउथ पोल। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक पॉइंटर ऑफ अ प्लॉटिंग कंपास गेट्स डिफ्लेक्टेड ओनली व्हेन इट इज प्लेस्ड नियर बार मैग्नेट बिकॉज द पॉइंटर हैज परमानेंट मैग्नेटिज्म। मैंने आपसे कहा था कोई भी मैग्नेटिक कंपास या नीडल जो होता है उसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है, वीक मैग्नेट होता है लेकिन हमेशा के लिए होता है, इट इज अ परमानेंट मैग्नेट। फिर कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ध्यान से पढ़ना बेटा। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड लाइन एट अ पॉइंट इज टेकन टू बी डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल मूव्स, सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज कर्व होते हैं, बिल्कुल सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, दे रिप्रेजेंट जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, यही पॉइंट गलत है, ये गलत है। कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी पैरेलल और इक्विडिस्टेंट है, बेटा पैरेलल का मतलब समझ रहे हो, इक्विडिस्टेंट का मतलब ये वाली दूरी अगर आपस में बराबर हो हर बार, तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है। अगर जीरो मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम बनाएंगे ही क्यों बेटा, है ना, बनाएंगे ही नहीं वहां पर। कह रहे हैं द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, बिल्कुल सही है भाई। अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो कि ओरस्टेड साहब ने बताया था, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, तो ओरस्टेड साहब ने क्या बताया उस चीज को आइए देखते हैं। ओरस्टेड साहब ने 1820 में यह बात बताई थी कि भाई कोई भी करंट कैरिंग वायर अगर है तो उस वायर के आसपास भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक कंपास या नीडल लाओगे तो डिफ्लेक्ट होगा। ओरस्टेड फाउंड दैट
वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। उन्होंने देखा कि भाई कोई भी ऐसा वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके आसपास मैग्नेटिक कंपास या नीडल लाओ तो उसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होता है। नाउ द कंपास नीडल इज अ टाइनी मैग्नेट। कंपास नीडल क्या एक छोटा सा मैग्नेट होता है विच कैन बी डिफ्लेक्टेड ओनली बाय द मैग्नेटिक फील्ड, जो केवल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही बेटा डिफ्लेक्ट हो सकता है। सिंस द करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल, इट वाज कंक्लूडेड दैट करंट फ्लोइंग इन अ वायर ऑलवेज गिव राइज टू द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखो कोई भी मैग्नेटिक कंपास या नीडल जो होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ही डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आ सकता है, उसको बनाया ही ऐसा जाता है, राइट। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट होता है और किसी भी करंट कैरिंग वायर के आसपास लाने पर बेटा वो डिफ्लेक्ट होता है। अगर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बेटा प्रेजेंट है, राइट। अब बात आती है सर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से। देखो थ्योरी तो मैं आपको दिखाई रहा हूं, उसके पहले थोड़ा सा मैं आपको डिटेल वाली बात बता दूं, ठीक है, थोड़ा हायर लेवल की बात आपको बता दूं। जैसे अगर ये कोई भी वायर है, इस वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है बेटा, वायर है आई करंट फ्लो हो रहा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जाती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का सर डायरेक्शन क्या है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसको पता करने के लिए एक हमारे पास राइट हैंड थंब रूल होता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा हो उस डायरेक्शन में अपने राइट हैंड का थंब कर लो। ये मेरा राइट हैंड है बेटा, ठीक है, हमने अपने थंब को करंट की डायरेक्शन में किया है और हम फिंगर्स को जिधर की तरफ घुमाएंगे बस यही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो करंट जो है वो थंब की डायरेक्शन में है, चेक कर लो, या थंब जो है करंट की डायरेक्शन में। अब ये फिंगर देखो, इधर साइड में जब फिंगर देखोगे तो बाहर की तरफ आ रही है और इधर साइड में जो फिंगर है वो चेक करो अंदर की तरफ जा रही है। इधर अंदर जा रही है और इधर से बाहर निकल रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से है, इधर अंदर की तरफ और इधर बाहर की तरफ। इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर है, इनवर्ड्स है, अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स है। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा वो आउटवर्ड्स है, बाहर की तरफ है, ठीक है। यहां अंदर की तरफ, यहां बाहर की तरफ। मैं आपको एक चीज और बताऊं, अंदर वाला जो डायरेक्शन होता है उसको क्रॉस से दिखाया जाता है, बाहर वाली डायरेक्शन को बेटा डॉट से दिखाया जाता है, लाइक दिस। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर और इधर से घूम करके बाहर, इस तरीके का पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। तो ये कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, केवल एक ही सर्कल नहीं होगा, ऐसा अगला सर्कल भी होगा, अगले सर्कल में भी यही है, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है। इस तरह के बहुत सारे सर्कल्स यहां पर होते हैं जिनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। कंसेंट्रिक मतलब ऐसे सर्कल्स जिनके सेंटर सेम पॉइंट पर हो, उसको कंसेंट्रिक बोला जाता है बेटा। अब अगर मैं यहां पे थोड़ा सा और बात आपको बताऊं, जैसे मान लो ये कोई भी एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इस वायर से कुछ आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर अगर मैग्नेटिक फील्ड को देखा जाए तो ऑब्जर्वेशन ये कहता है सर कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बेटा उतनी ज्यादा आएगी। सिमिलरली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी होता है, यानी कि वायर से जितना ज्यादा दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाएगी। यानी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। जैसे जैसे दूर जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिक्रीज हो रहा होगा। इन दोनों चीजों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, यानी कि ऑन कंबाइनिंग दोनों चीजों को बेटा जैसे ही यहां पर कंबाइन किया जाएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू करंट अपॉन डिस्टेंस आ जाएगा। और ये प्रोपोर्शनलिटी जब हटता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट अगर मैं यहां पे कुछ k टाइम्स लिख दूं तो ये बन जाएगा b बराबर k टाइम्स आई बटे आर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो k टाइम्स आई बटे आर होता है। ये k क्या है, ये k बेटा आप समझ लो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इस k की वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं तो इस k की वैल्यू समझ लो है 2 इंटू 10 की पावर -7, 2 इंटू 10 की पावर -7 ये k की वैल्यू है, राइट। 2 इंटू 10 की पावर -7 ये k की वैल्यू है। बाकी आप लोग जब क्लास 12th में आओगे ना तो फिर मैं डिटेल में बताऊंगा कि ये k एग्जैक्टली क्या चीज है। ये K होता है परमिएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक है। लेकिन जाने दो, बहुत हाई फाई बात नहीं करते हैं, अभी उतनी बात करते हैं जो आप लोग क्लास 10th के लेवल पे समझ सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। कंबाइन करेंगे एक कांस्टेंट आएगा k के बराबर, उस k की वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन होता है, इधर की तरफ डायरेक्शन अंदर है, इधर की तरफ डायरेक्शन बाहर है। ऐसे ही मैं पूछूं यहां डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ, इधर पॉइंट होता तो डायरेक्शन क्या होता, बाहर की तरफ। आप सीधी सी बात है, ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड का सर यूनिट क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। मैं आपको बताऊं SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का ही सीजीएस यूनिट होता है गॉस। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट होता है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का सीजीएस यूनिट होता है गॉस। और इस टेस्ला और गॉस में क्या रिलेशन है सर? तो 1 टेस्ला जो है बेटा वो 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन और डाइन होता है ना, एसआई यूनिट न्यूटन और सीजीएस यूनिट डाइन, और 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बिल्कुल उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट जो है टेस्ला है और सीजीएस यूनिट इसका गॉस होता है। 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है। राइट फिर आगे बढ़ते हैं, इसके पैटर्न को देखते हैं। अगर ये कोई भी एक वायर है, वायर में करंट फ्लो कराया गया ऊपर की तरफ, सर करंट कैसे फ्लो होगा? भैया इसी वायर में आप सिंपली क्या करो, एक सेल या बैटरी जोड़ दो। जैसे ही ये सेल या बैटरी आप जोड़ेंगे, इसमें करंट जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, तो करंट हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ जाता है। यानी इधर से करंट निकलेगा, घूम फिर के करंट यहां से होते हुए, ऐसे होते हुए करंट वापस माइनस में चला जाता है। राइट यानी वायर में जो करंट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर अंदर और इधर बाहर, अंदर बाहर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है। इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर है। इस तरीके का कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई पड़ती हैं। तो यहां पर यही लिखा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपसे कह रहा है करंट है। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। यही मैग्नेटिक फील्ड आपसे कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर है। यानी वायर से जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना वीक होगा, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है, करंट बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, करंट घटाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, डिस्टेंस को कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। राइट इन दोनों चीजों को अगर आप कंबाइन करेंगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिलेगा जो मैंने पीछे बताया था, K टाइम्स I बटे R। ठीक है, K टाइम्स I बटे R। K की वैल्यू भी मैंने आपको बता दिया, दैट इज 2 इंटू 10 की पावर -7 के बराबर। राइट एंड थंब रूल जो मैं आपको सिखा चुका हूं कि भाई थंब जो है हमारा करंट की डायरेक्शन में है, फिंगर जैसे घूम रहे हैं, इधर अंदर जा रहा है इधर बाहर जा रहा है, बस यही डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो इसी को लैंग्वेज में आप इस तरीके से लिखेंगे। मैं हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो, इसको कॉपी पे नोट करो, इसको लर्न करो और बेटा एज इट इज ऐसे ही लिख देना अगर एग्जाम में कभी पूछा जाए तो। अगला और भी रूल्स हैं, जैसे मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल। मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल कहता है कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा हो उस डायरेक्शन में इस स्क्रू को टाइट करने की कोशिश करिए। ये स्क्रू ड्राइवर है, स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है? किसी भी पेज को टाइट करना या ढीला करना। ठीक है, अगर करंट नीचे जा रहा है तो हमें ये पेज को भी नीचे ले जाना है। पेज को नीचे ले जाने के लिए आप सोचो इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। जैसा आप इसको घुमाओ बस वही डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो देखो लिखा है, इमेजिन ड्राइविंग अ कॉर्क स्क्रू इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस कॉर्क स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में ले जाना है। करंट नीचे है तो नीचे की तरफ जाएगा। नीचे ले जाने का मतलब क्या करेंगे? इसको ऐसे ऐसे टाइट करेंगे तो ऐसे ऐसे घुमाएंगे। जब ऐसे घुमा रहे हैं तो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे। ठीक है, इसको ढीला करना है, मान लो करंट ऊपर की तरफ है तो ढीला करना पड़ेगा, तो इसको ऐसे ऐसे करेंगे। उल्टा घुमाएंगे, उल्टा घुमाने का मतलब ऐसे ऐसे होगा। राइट तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर आपसे कह रहे हैं कोई भी करंट कैरिंग लूप है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। आ जाओ मैं आपको ये भी सिखा दूं। जैसे बेटा मान लो ये कोई भी एक करंट कैरिंग लूप है। ठीक है, ये कोई भी एक लूप है जिसमें आई करंट है और वो आई करंट इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। करंट जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इस करंट की वजह से, इस लूप की वजह से इसके सेंटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देखी जाती है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? अंदर की तरफ। चेक करो, राइट एंड थंब रूल लगाओ। करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, इधर पॉइंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा किधर आएगा? अंदर की तरफ। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? अंदर की तरफ। यहीं पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, यहीं पर अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दूं, करंट की डायरेक्शन को बेटा मैं एंटी क्लॉकवाइज कर दूं, अब यहां पे मैं आपसे कहूं बेटा बता दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो आप कहोगे सर इस बार ऐसे लगाएंगे। सर भैया पॉइंट इधर है, करंट देखो इधर जा रहा है, तो इस बार ऐसे आएगा सर, ऐसे आएगा सर, बाहर की तरफ। यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी। अगर इस लूप का जो रेडियस है बेटा, अगर इस लूप का जो रेडियस है, अगर मैं उस रेडियस को आर मान लूं, लूप का रेडियस में आर मान लूं, तो अगेन मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, अगेन मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। लेकिन पिछली बार वो जो आर था वो रेडियस नहीं था,
इसके पहले जब मैंने समझाया था ना बी प्रोपोर्शनल टू आई, बी प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो वहां पर जो r था वो रेडियस नहीं था, दैट वाज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। लेकिन इस बार ये जो r है वो इसका रेडियस है, और इन्हीं दोनों चीजों को जब आप कंबाइन करते हो, यानी कि ऑन कंबाइनिंग जैसे ही कंबाइन करते हो, b प्रोपोर्शनल टू आई बटे आर होता है, b प्रोपोर्शनल टू आई बटे आर होता है। और यहां पे फिर से जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट यहां पर मैं आपको बता दूं, दैट इज सम k डैश आई बाई आर। इस बार जो कांस्टेंट है वो पिछले वाले कांस्टेंट से थोड़ा सा अलग है ना। k डैश की सर वैल्यू क्या है, तो बेटा k डैश की वैल्यू होती है 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 के बराबर। पिछली बार वाले k में पाई नहीं था, इस बार पाई भी है, तो इसीलिए मैंने उसको लिखा ये k डैश है, दैट इज 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 के बराबर। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट फिर से टेस्ला है, फिर से गॉस है ना, वो सारी चीजें वही रहेंगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का एग्जैक्ट फॉर्मूला है। कभी भी किसी लूप में आपको करंट दे दे, आपसे बोले उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात है, बट आपको देखो आपके सिलेबस में मैं आपको बता दूं, एक्चुअलिटी में तो ये फॉर्मूला नहीं है सिलेबस में, लेकिन आपके सिलेबस में ये चीज है, आपको ये जरूर पता होना चाहिए। ठीक है ना। यहां पर एक पॉइंट और आता है, अगर मैं इसी वायर को, जैसे अभी तो केवल लूप को एक बार वायर को घुमाया गया तो एक लूप बना है, अगर यहीं पे n नंबर ऑफ टर्न्स कर दे, बार बार वायर को घुमा दे, यहीं पर 10 बार वायर को घुमा दे, तो करंट जो होगा यहीं पे 10 बार घूमता रहेगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगी। तो यही फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा k डैश एन आई, है ना, k डैश ये बन जाएगा तुम्हारा एन आई, इट विल बिकम एन आई बाई आर। ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा, इट विल बिकम k डैश एन आई बाई आर फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। सर यहां पे कैपिटल N क्या है, कैपिटल N का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड कर रही है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी। दूसरा, करंट पर डिपेंडेंट है, जितना ज्यादा करंट मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा। तीसरा, रेडियस पे डिपेंडेंट है कि जितना ज्यादा रेडियस मैग्नेटिक फील्ड उतनी कम होती है सेंटर पर। राइट अब यहां पर जरा आप चेक करो क्या लिखा हुआ है, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू सर्कुलर लूप ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसके आसपास। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज शोन इन द फिगर। यहां पर बेटा देखो आपको पैटर्न दिखा रहे हैं कि अगर मान लो एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, उस टेबल से हमने क्या किया, इस लूप को ऐसा आधा ऊपर रखा है, आधा टेबल के नीचे हमने लूप दिखाया है। यहां पे सेल बैटरी जोड़ी है, तो इधर से देखो करंट निकल रहा है, इधर से ऐसे घूमते हुए करंट ऐसे घूमते हुए ऐसे होते हुए यहां से निकलते हुए इधर से वापस चला जाएगा। ये हम लोगों ने डायरेक्शन दिखाया है बेटा करंट का। राइट ये करंट का डायरेक्शन है। अब यहां पर देखो हो क्या रहा है, अगर यहां पर देखो तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, करंट ऊपर जाएगा तो लूप ऐसा बनेगा ना भैया, इधर अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, फिर यहां पे अंदर की तरफ, यहां पे बाहर की तरफ, ठीक है, फिर यहां अंदर की तरफ, ठीक है, इधर बाहर की तरफ। ऐसे यहां पे आप देखो तो करंट नीचे जा रहा है, करंट जब नीचे जा रहा हो तो इधर की तरफ देखो बाहर, तो इधर की तरफ देखो अंदर, यानी यहां पे फिर से अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ, यहां अंदर की तरफ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न जरा आप चेक करो क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न ये है इसकी वजह से कि इधर वाला जो पार्ट है उसकी वजह से भी अंदर अंदर इधर बाहर, अंदर इधर बाहर। यहां पर भी क्या हो रहा है, इसकी वजह से देखोगे तो राइट साइड में बाहर, लेफ्ट साइड में अंदर। ये डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न। राइट तो कंसेंट्रिक सर्कुलर फॉर्म में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न। एकदम सेंटर पे आप देखोगे तो इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई पड़ रही है। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है दे आर सर्कुलर नियर द करंट कैरिंग लूप। लूप के आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, सर्कुलर होती हैं। एज वी मूव अवे द कंसेंट्रिक सर्कल रिप्रेजेंट्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम बिगर एंड बिगर। जैसे जैसे आप दूर जाओगे वो सर्कल बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सेंटर पर अगर आप देखेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप पर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है, यानी कि सेंटर पर यही मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के स्ट्रेट होने का सिंपल मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर कैसी हो गई, कांस्टेंट हो गई। और वैल्यू मैंने आपको निकाल के दिखा दिया था। राइट दैट वाज k डैश एन आई डिवाइडेड बाई आर। k डैश की वैल्यू 2 पाई इंटू 10 की पावर -7।
राइट। ये पूरी डिटेल बात है, ये पूरी डेप्थ वाली बात है। आ जाओ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिर से वही सारी चीजें आपको बता रहे हैं कि भैया जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द लूप होता है। एक पॉइंट और होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा हो जाएगा। फिर बात आई सर क्लॉक फेस रूल क्या है। क्लॉक फेस रूल जो होता है बेटा वो किसी भी लूप है, मान लो, ठीक है, कोई भी एक लूप है, जैसे पीछे लूप था, जैसे ये लूप है, ठीक है, इस लूप में अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं और देखने में करंट कैसा फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज है तो इधर से देखने पर ये जो लूप है दिस विल बिहेव लाइक साउथ पोल। करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, हम लोग की तरफ से देखने पर करंट अगर क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है तो ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक साउथ पोल। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो यही जो पोल है वो इधर से देखने पर नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा होगा, राइट। यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल, करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है तो साउथ पोल, करंट उल्टा दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ पोल, ऐसा होता है। इसी रूल को क्लॉक फेस रूल कहा जाता है। क्लॉक फेस रूल बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है किसी भी सोलेनॉइड के केस में पोलैरिटी पता करने के लिए। अगर कोई सोलेनॉइड, अभी आगे बताते हैं सोलेनॉइड क्या होता है, किसी भी सोलेनॉइड में पोलैरिटी पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है क्लॉक फेस रूल। तो आइए इस क्लॉक फेस रूल को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लॉक फेस रूल, लुक एट वन फेस ऑफ द सर्कुलर वायर और कॉइल थ्रू विच करंट इज पासिंग। जिधर से करंट पास हो रहा है उसको एक तरफ से देखना शुरू करो। अगर तुमने मान लो कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर पे तुमने वायर को ऐसे ऐसे घुमाया है, मेरी तरफ से देखने पर क्लॉकवाइज दिख रहा है तार, अगर इधर से क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये साउथ पोल है बेटा, इधर से ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा तो वो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो लिखा हुआ है इफ द करंट अराउंड फेस ऑफ द सर्कुलर वायर फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है तो 100% साउथ पोल है, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिख रहा है तो वो 100% बेटा नॉर्थ पोल होता है। किसी एक तरफ से देखने पर अगर करंट क्लॉकवाइज घूमा तो साउथ पोल, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमा तो नॉर्थ पोल। इसी को बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्या बोलते हैं? क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल किसी भी करंट कैरिंग कॉइल की पोलैरिटी को पता करने के काम में आता है, पोलैरिटी को पता करने के काम में आता है, राइट। अगर मैं आपको दिखा दूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, लेट अस इमेजिन ये क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है। अगर इस करंट कैरिंग कॉइल में बेटा इधर से देखने पर अगर करंट इसमें क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, तो ये वाला एंड जो है वो साउथ पोल है, जबकि पीछे वाला जो एंड है वो नॉर्थ पोल है। यानी अगर कोई भी कॉइल ऐसे होता है, मेरी तरफ से देखने पर करंट अगर क्लॉकवाइज है तो ये इधर से साउथ पोल है, तो इधर से ये नॉर्थ पोल है। यानी कोई भी एक करंट कैरिंग कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर इस कॉइल में भी नॉर्थ और साउथ पोल हो गया बेटा तो ये कॉइल भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, इनफैक्ट कर ही रहा है। अब बात आई सर ये सोलेनॉइड क्या होता है। मेरे प्यारे बच्चों, चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर ले लो, चाइना क्ले या कार्डबोर्ड का एक सिलेंडर ले लीजिए, ठीक है। इस तरीके का एक सिलेंडर पहले बनाओ, फिर इस सिलेंडर में क्या करो, एक तार लेकर के आओ और उस तार को ऐसे ऐसे यहीं पे लपेट दो, इस तार को यहीं पर ऐसे ऐसे लपेट दो, इसी पर, इसी सिलेंडर पर लपेट दो। अब सिलेंडर को वहां से हटा लो, ठीक है। ये तार इसके ऊपर ऐसे लपेट जाएगा, जैसे लपेट जाए फिर तुम इसमें क्या करो, कोई भी एक सेल या बैटरी कनेक्ट करो, एक स्विच कनेक्ट करो। जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, जैसे ही इस बैटरी से करंट निकलना शुरू होगा, अब जैसे ही करंट यहां पर पहुंचेगा वो करंट धड़ाधड़ 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 यहीं पे घूमना शुरू करेगा। करंट बहुत बार यहां पे घूमेगा। अगर इस वायर के एन टर्न्स में मान लूं तो करंट यहां पे एन टाइम्स ऐसे ऐसे घूमता रहेगा। अब इधर से देखने पर अगर करंट क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये साउथ पोल है, ठीक है, इधर साउथ है तो ऑब्वियस है इधर की तरफ नॉर्थ पोल हो जाएगा, राइट। यही है क्लॉक फेस रूल का यूज। तो देखो यहां पे दिखाया गया डायग्राम में, कह रहे हैं कि एक सेल हमने जोड़ा, एक स्विच हमने जोड़ा, जैसे ही करंट यहां से निकला, करंट देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से ऐसे गया, ऐसे देखो इधर से गया इधर निकल रहा है, फिर इधर से गया इधर निकल रहा है, इधर गया इधर निकल रहा है, इधर से गया इधर निकल रहा है, इधर से गया इधर निकल रहा है, फिर ये इधर से निकलते हुए फाइनली जो करंट है वो वापस हो गया, राइट। यहां भी वही काम हो रहा है, करंट गया, घूमते 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 फाइनली करंट यहां से वापस जा रहा है। तो ये साउथ पोल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। अब बात आई सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा नॉर्थ से निकलती है, घूम फिर के साउथ में आती है और साउथ से वापस नॉर्थ, तो साउथ से वापस नॉर्थ, लाइक दिस, ठीक है। ऐसे ही और भी हो सकती है। तो अगर आप इस सोलेनॉइड के अंदर देखोगे ना बेटा, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ होती हैं।
किसी भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा साउथ से नॉर्थ होती हैं। सिंपली इस तरीके की आप स्ट्रेट लाइंस, पैरेलल लाइंस बना सकते हैं। बाकी इधर से घुमा दो कि भैया नॉर्थ से निकलेगा साउथ जाएगा, नॉर्थ से निकलेगा साउथ जाएगा, लाइक दिस। यहां भी नॉर्थ से निकलेगा साउथ जाएगा, ठीक है, इधर से निकलेगा इधर की तरफ जाएगा। और ये हमने दिखा दिया भैया ये सेंटर वाला है, लाइक दिस, राइट है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाया जाता है। अब दूसरी बात यहां पर समझो, अगर ये एक सोलेनॉइड है तो इस सोलेनॉइड का ये जो बीच वाला ये जो रीजन है बेटा, इस सोलेनॉइड के सेंटर वाले इस रीजन की अगर मैं बात करूं तो यहां बीच वाले पोर्शन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलेगी वो यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलती है। किसी भी सोलेनॉइड के अंदर वाला जो रीजन है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी मिलती है बेटा? कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो रीजन है कैसी मैग्नेटिक फील्ड है? कांस्टेंट, और एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होती है। सर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है? देखो उसकी वैल्यू क्लास 12th में है, 12th में आपके सिलेबस में आती है, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं। उसकी वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के टाइम्स एन इंटू आई। एक कांस्टेंट होता है k टाइम्स दैट इज n इंटू आई। ये k यहां पर क्या है सर? ये k फिर से यहां पर कांस्टेंट है। सर इस k की वैल्यू क्या है? इस k की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। इट इज k टाइम्स n आई। सर आई क्या है? करंट, जो करंट इसमें फ्लो हो रहा है दैट इज आई, ठीक है। जो करंट आपने इसमें फ्लो कराया दैट इज आई। सर एन क्या चीज है? एन का मतलब होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। अगर इस सोलेनॉइड का लेंथ में एल मान लूं और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स में एन के बराबर मान लूं, भैया कितने टर्न्स है? 100 टर्न्स है। कितना लेंथ था? 10 मीटर, तो इट इज 100 बाई एल, 100 बाई 10। बात समझ में आई? तो सर स्मॉल एन क्या चीज है? स्मॉल एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वो मतलब होता है बेटा स्मॉल एन का, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी स्मॉल एन जो है वो एक्चुअलिटी में कैपिटल एन बाई एल है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। ये इसका मतलब है। तो लिखा है सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोजली टर्न्स ऑफ द इंसुलेटेड कॉपर वायर्स। कॉपर वायर है, इंसुलेटेड है, उसके लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स यहां पर होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। जैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बार मैग्नेट का होता है बेटा, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न इसका भी है। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलेंगी, साउथ में आएंगी, साउथ से वापस नॉर्थ की तरफ जा रही होंगी। किसी भी सोलेनॉइड की वजह से मैं आपको बता दूं उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं वो कांस्टेंट और स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड मानते हैं। यही कारण है कि अंदर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है। जैसे ही इससे बाहर निकलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो दूर दूर हो जाती है। तो इस बाहर वाले आउटर रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रेजेंट तो है लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? वीक मैग्नेटिक फील्ड है। इवन क्लास 12th में आओगे तो उसको लगभग मैं 0 ही मान लूंगा। मतलब उस आउटर वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में, इधर वाले रीजन में, यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लगभग 0 के बराबर होती है, बहुत वीक होती है। लेकिन इसके पोल्स के आसपास, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज रियली वेरी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड। यहीं पर आप लोग कई बार पढ़ेंगे कि अगर मैं इसी सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दूं, इसी के अंदर अगर इस तरीके से एक लोहे का एक आयरन कोर इंसर्ट कर दिया जाए, अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया जाए इसी के अंदर, तो यही मैग्नेटिक फील्ड बेटा हजारों गुना बढ़ जाता है। यही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो हजारों गुना बढ़ जाता है। सिर्फ एक लोहे का रॉड इसके अंदर डाल दो, एक सॉफ्ट आयरन का एक रॉड अगर आपने इसके अंदर डाल दिया तो यही मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना बढ़ जाता है, 1000 टाइम्स बढ़ जाता है। क्लास 12th में आओगे पूरा फॉर्मूला बताएंगे क्यों बढ़ गया, काहे बढ़ गया, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्यों बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, क्या हो गया ऐसा, ये सब 12th क्लास में आपको बताएंगे। बट अभी मोटा मोटा इतना जान लो कि अगर आपने किसी भी सोलेनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर, एक रॉड इंसर्ट किया तो मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना जो है बेटा बढ़ जाती है।
फिर इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, किसी भी सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे मैग्नेटिज्म उतना ज्यादा होता है। दैट मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑल्सो। ठीक है, फिर कह रहे हैं द नेचर ऑफ द कोर मटेरियल। अब देखो ये वही बात आ गई सॉफ्ट आयरन कोर की। कह रहे हैं नेचर ऑफ द कोर मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। द यूज ऑफ द सॉफ्ट आयरन रॉड एज द कोर इन सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिज्म। यानी कि इसके अंदर अगर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दिया जाएगा, एक रॉड इंसर्ट कर दिया जाएगा, तो यही मैग्नेटिक फील्ड हजारों गुना बढ़ जाएगी और वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोलेनॉइड बन जाएगा। क्लियर है बेटा? तो सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनॉइड के केस में बेटा यूज किया जाता है। इसके बाद बात आती है सर इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या चीज है? तो बेटा इसी सोलेनॉइड को ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके जब मैग्नेटिज्म बनाया जाए, तो भाई सोलेनॉइड में तो यही हो रहा है। करंट फ्लो कराते हैं, जब तक करंट फ्लो हो रहा है सर तब तक मैग्नेटिज्म है। जैसे ही हम स्विच ऑफ करेंगे, जैसे ही करंट फ्लो होना बंद होगा, सारा मैग्नेटिज्म बेटा वहीं पे खत्म हो जाएगा। आपका जो इलेक्ट्रिक बेल होता है ना, वो भी इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। तो आप चेक कर लो, ये सेल हमने जोड़ रखा है, ये प्लस है भैया, ये माइनस है। इधर से जो है करंट निकल रहा है, आई करंट, इसी सोलेनॉइड में ऐसे ऐसे करंट घूम रहा है। फाइनली यहां से जो करंट है वो वापस चला जा रहा है। सॉफ्ट आयरन कोर भी हमने इंसर्ट कर रखा है, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म वहां पर हमने प्रोड्यूस कर रखा है, राइट? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। तो जरा पढ़ो, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग टेम्परेरी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट पहली बात कैसा होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। क्यों? क्योंकि जब तक करंट है तब तक मैग्नेटिज्म है, जैसे ही करंट खत्म मैग्नेटिज्म खत्म। तो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है बेटा, ठीक है? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ मैग्नेट कंसिस्टिंग ऑफ अ लॉन्ग कॉइल ऑफ अ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped around a soft iron core that is magnetized only when electric current is passing through that coil। जब तक करंट फ्लो हो रहा है केवल तभी तक ये मैग्नेटाइज होगा, केवल तभी तक ये मैग्नेटिज्म शो करेगा, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म शो करता है। टेम्परेरी मैग्नेट होता है। कई बार डिफरेंस पूछते हैं बेटा कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में डिफरेंस बता दो भैया। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिज्म है वो परमानेंट है, यहां पर क्या है, जो मैग्नेटिज्म है वो टेम्परेरी है। यहां पर मैग्नेटिज्म को चेंज नहीं किया जा सकता। टेम्परेरी मैग्नेट में पूरी मैग्नेटिज्म को घटाया या बढ़ाया जा सकता है अपने हिसाब से। यहां पर क्या है, अगर करंट को बढ़ा दोगे मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। परमानेंट मैग्नेट की पोलरिटी को चेंज नहीं कर सकते, बट यहां पर पोलरिटी को चेंज भी कर सकते हैं। भाई इसी सेल को अगर ध्यान से देखो, ये प्लस है माइनस है, इधर नॉर्थ है उधर साउथ है ना? इधर से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज रहा होगा यार, इसीलिए वो नॉर्थ लिखा हुआ है, राइट? अब अगर मैं इसी सेल को पलट दूं तो इधर नॉर्थ और इधर साउथ हो जाएगा, यानी कि इसकी पोलरिटी को चेंज किया जा सकता है। परमानेंट मैग्नेट में बेटा कुछ भी चेंज नहीं किया जा सकता है, उसमें जो है सो है वो और हमेशा वैसा ही रहेगा। कह रहे हैं द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट मस्ट बी ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी कि जो कोर इसका होता है वो कोर हमेशा काहे का होना चाहिए? सॉफ्ट आयरन का होना चाहिए, बिकॉज सॉफ्ट आयरन लूजेस ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही करंट को स्विच ऑफ करते हैं, सॉफ्ट आयरन जो होता है उसका मैग्नेटिज्म तुरंत खत्म हो जाता है। अब यहां पर बेटा दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, एक होता है सॉफ्ट आयरन, एक होता है स्टील। सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ही करंट फ्लो कराओगे मैग्नेट बन जाएगा, जैसे ही करंट बंद करोगे मैग्नेटिज्म खत्म। स्टील का नेचर क्या है? एक बार मैग्नेटिज्म आ गया तो जल्दी से वो मैग्नेटिज्म खत्म होने वाला नहीं है। यही कारण है किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग हमेशा किसका यूज करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का, स्टील का यूज नहीं करते। कह रहा ऑन द अदर हैंड इफ स्टील इज यूज फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील डज नॉट लूज ऑल इट्स मैग्नेटिज्म व्हेन द करंट इज स्टॉप्ड एंड इट बिकम्स अ परमानेंट मैग्नेट। यानी कि स्टील जो है वो परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। एक बार मैग्नेटिज्म बन गया तो जल्दी से मैग्नेटिज्म लूज नहीं होता है, राइट? इसीलिए बेटा स्टील का यूज हम लोग इसमें नहीं करते हैं। दिस इज व्हाई स्टील इज नॉट यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम उसका यूज नहीं करेंगे। अब आ जाओ कुछ यू शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है बेटा वो आई शेप का है, एक सिंपल रॉड के शेप का है, आई शेप हो गया। अब जो पढ़ने चल रहे हैं वो यू शेप का इलेक्ट्रोमैग्नेट है। यू शेप के इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा? बहुत सिंपल सी बात है, एक वायर लाएंगे, इधर से लपेटना शुरू करेंगे, इधर से क्लॉकवाइज लपेट रहे हैं, ठीक है, और इधर से नीचे से वायर को निकालेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लपेटेंगे। इस बात को बस ध्यान रखिएगा कि दोनों का जो नेचर है वो अपोजिट होना चाहिए। एक तरफ से देखने पर अगर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया है तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम इसको घुमाएंगे, बस।
तो एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा, एक तरफ साउथ बन जाएगा, ठीक है। और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बेटा बिहेव करता है। तो लिखा है कि यहां पर जो मैग्नेटिज्म है अगेन नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंडेंट है, अगेन जो है करंट पर डिपेंडेंट है, एंड अगेन दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बिटवीन द एयर गैप, है ना। यानी कि एयर गैप यानी इनके पोल्स के बीच का ये जो लेंथ है, इस लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा इनको आप दूर रखोगे उतना कम मैग्नेटिज्म यहां पर आएगा। और एन का मतलब क्या है सर? एन का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। जितने ज्यादा टर्न्स बनाओगे बेटा उतना ज्यादा यहां पर मैग्नेटिज्म आएगा, राइट। वही चीज यहां पर आपको देखो शो किया गया है। अब दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बता रहे हैं। तो ये डिफरेंस मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। परमानेंट मैग्नेट को बार मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जगह सोलेनॉइड लिखा हो सकता है। यू शेप मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट जिसको बोलते हैं, वो लिखा हो सकता है। उनके बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस में हट रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको फटाफट कॉपी पे नोट करो, इसके सारे पॉइंट्स को पढ़ो। ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। अब आ जाओ इन्हीं चीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पहले आपसे धड़ाधड़ सॉल्व करा ले। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स बिटवीन द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड। कह रहे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगा इफ करंट, देखो करंट को डबल करोगे तब तो यार मैग्नेटिक फील्ड भी डबल होगी। डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड, हाँ ये बात सही है। डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थोड़ी ना चेंज होगी। अगर आप डायरेक्शन रिवर्स करोगे करंट का तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पलट जाएगा, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगी। फिर कह रहा है डिस्टेंस को चेंज कर देंगे हम, मटेरियल को चेंज कर दोगे। देखो करंट, डिस्टेंस, मटेरियल, नंबर ऑफ टर्न्स, ये सब चेंज करोगे तो यार मैग्नेटिज्म चेंज होगा। लेकिन अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रहे हो करंट का तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, बट वैल्यू जो है बेटा वो चेंज नहीं होने वाली है। फिर अगला है द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड कॉज्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हिच इज। देखो इस तरीके का जो पैटर्न होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो पैटर्न किसी भी सर्कुलर लूप के लिए है। तो इट इज फॉर एनी सर्कुलर लूप। सेम चीज आपको यह पढ़ाया गया है कि इस तरीके का जब कोई सर्कुलर लूप होता है ना, यहां से हम उसको ले जाकर के किसी भी सेल या बैटरी से अपना जोड़ देते हैं। ऐसा प्लस है माइनस है तो करंट यहां से ऐसे घुसता है, इससे होते हुए करंट यहां से वापस हो जाता है। तो ये किसी भी करंट कैरिंग लूप का पैटर्न है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज सेम एट ऑल पॉइंट। उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। मैंने वैल्यू भी आपको बताई है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कोई भी एक बड़ा सा स्ट्रेट वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? द फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वायर, फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल lines originating from the wire, field consists of concentric circles centered on the wire। तो बिल्कुल सही है कि भाई अगर कोई भी बड़ा सा वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखी जाती हैं। फिर कह रहे हैं नॉर्थ साउथ पोलरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजीली बाय यूजिंग क्लॉक फेस रूल। इसके लिए क्लॉक फेस रूल का ही यूज किया जाता है। फिर कह रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द कॉइल एट वन पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट क्लॉकवाइज, देन दिस एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो बेटा वो साउथ पोल होगा, करंट क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल होगा। फिर कह रहे हैं कि अगर वही एंड हमारा एंटी क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल है? तो दैट मस्ट बी नॉर्थ पोल। क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। यही होता है क्लॉक फेस रूल। सीधे सीधे क्लॉक फेस रूल का रिवीजन हो रहा है। अगला देखो, मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है। यहीं पे अगर बोल देता परमानेंट मैग्नेट बनाना है तो हम लोग स्टील पे टिक मार देते, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट आयरन बनाना है, टेम्परेरी मैग्नेट बनाना है तो हम सॉफ्ट आयरन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए यूज करते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ओरस्टेड। ओरस्टेड साहब ने इसके बारे में बताया था। Soft iron bar is inserted inside a current carrying solenoid. The magnetic field inside the solenoid will increase almost 1000 times. 1000 गुना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाती है सॉफ्ट आयरन कोर को यूज कर लेने से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, है ना। अगर किसी भी सोलेनॉइड के मिडिल में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल और इक्विडिस्टेंट होती हैं, उस ट्यूब के लेंथ के पैरेलल होती हैं, उसके एक्सिस के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। द फ्रंट फेस ऑफ द सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। द करंट इन दैट इज, देखो अगर नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा यार, साफ सीधी बात। क्लॉक फेस रूल यही होता है, अगर वो नॉर्थ पोल है तो एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, राइट। मैग्नेटिज्म इन ह्यूमन बींग्स, बेटा हम लोगों के अंदर भी मैग्नेटिज्म होता है। हमारी बॉडी ऑर्गन में दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिल और दिमाग, जिसमें मैग्नेटिज्म होता है।
आपके हार्ट में और आपके ब्रेन में ये दो ऐसे बॉडी ऑर्गन्स हैं जिसमें मैग्नेटिज्म पाया जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर अगर आयंस फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज के फ्लो होने से करंट जनरेट होता है, और उस करंट की वजह से बेटा हल्का सा मैग्नेटिज्म भी जनरेट होता है। यानी कि हम लोग की ह्यूमन बॉडी में भी मैग्नेटिज्म होता है। यही कारण है कि कई बार आपसे कहा जाता है भाई इस दिशा में सर करके मत सो, इस दिशा में पैर करके मत सो। यानी कि जब भी आप सोइए, आपके बॉडी का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है और जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो दोनों एक दूसरे के साथ अलाइन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, हमारी बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोज करेगा तो आपके नींद में डिस्टर्बेंस लॉन्ग टर्म पे आ सकती है। राइट, तो पढ़ो, एक्सट्रीमली वीक इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी बाय द मूवमेंट ऑफ द चार्ज्ड पार्टिकल्स कॉल्ड आयंस। चार्ज पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से, ठीक है, उन आयंस के मूवमेंट की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक करंट आता है, उसी की वजह से मैग्नेटिज्म भी आता है, और उस करंट को आयनिक करंट कहा जाता है। सो व्हेन द वीक आयनिक करंट फ्लोज अलोंग द नर्व सेल्स दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इन आवर बॉडीज। आप सबने पढ़ा होगा ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू भैया इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में जा रहा है। अब अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन में जा रहा, अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके आसपास भैया मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। वही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है, कह रहा फॉर एग्जांपल व्हेन वी ट्राई टू टच समथिंग विद आवर हैंड आवर नर्व कैरी इलेक्ट्रिक इंपल्स टू द एप्रोप्रिएट मसल। किसी चीज को जब छूते हो तो वो जो कुछ कुछ होता है ना, किसी ने छुआ, कुछ कुछ हुआ, अगर कुछ कुछ हुआ है तो वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपके ब्रेन में जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोड्यूस हो रही है। द मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी इज वेरी वेरी वीक। बहुत वीक मैग्नेटिज्म यहां पर प्रोड्यूस होता है। अर्थ की मैग्नेटिज्म के कंपैरिजन में हमारी बॉडी में जो मैग्नेटिज्म है वो बहुत बहुत वीक होता है, और आपकी बॉडी के दो ही ऑर्गन्स हैं, दिल और दिमाग, जहां पर इस तरीके का मैग्नेटिज्म देखा जाता है। फिर आपको एक अगला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का पढ़ रहे हैं, दैट इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो बेटा तो उसके ऊपर फोर्स लगता है। मैं आपको पूरी बात डिटेल में बता दूं। अगर यहां पर देखो, मैग्नेटिज्म में फोर्स के केवल और केवल दो कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिज्म में फोर्स के केवल दो कॉन्सेप्ट है। पहला, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, इस रीजन में, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई चार्ज मान लूं जो कि यहां कहीं पर था, और वो चार्ज मान लो इधर कहीं जा रहा है, उसकी वेलोसिटी ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर की तरफ है, वेलोसिटी इधर है, दोनों के बीच में अगर एंगल कुछ भी थीटा है तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू होती है बेटा QVB sin थीटा के बराबर। कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसके ऊपर फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू होती है QVB sin थीटा। सर Q क्या है? चार्ज, V क्या है? स्पीड, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या है? स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, दैट इज एंगल थीटा। ठीक है, अगर मैं कभी भी आपसे कहूं कि ये थीटा अगर 0 है तो बेटा एक बात ध्यान रखना, साइन 0 हो या साइन 180 हो, दोनों की जो वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। यानी कि अगर कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, ऐसी कंडीशंस में उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज भी इधर ही जा रहा है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। चार्ज इधर जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहीं पर वो 90 डिग्री पर जा रहा हो बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है जो कि मैक्सिमम है। यानी कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज ऐसे जा रहा है, अब इसके ऊपर जो फोर्स होगा दैट विल बी मैक्सिमम फोर्स। कितना होगा? QVB के बराबर। QVB साइन 90, साइन 91 होता है, तो QVB के बराबर मैक्सिमम फोर्स हो जाएगा। तो चार्ज अगर इधर जाए, ठीक है, तो फोर्स नहीं लग रहा, चार्ज इधर जा रहा है, फोर्स नहीं लग रहा, चार्ज ऐसे जा रहा है फील्ड के परपेंडिकुलर, मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। कोई भी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है भाई साहब, एंगल उसका 0 या 180 डिग्री नहीं है, उसके ऊपर फोर्स लगेगा, 100% फोर्स लगेगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? दूसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग वायर रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर रखा है, इस वायर में इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ, देखो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये वायर कितना एंगल बना रहा है बेटा? थीटा के बराबर एंगल भी बना रहा है। सर अब क्या होगा? देखो, अगर मैं मान लूं इस वायर का जो लेंथ है वो L के बराबर है, अगर L लेंथ का वायर है, I करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा के बराबर है, तो इस वायर पर भी फोर्स लगेगा, और फोर्स की वैल्यू होती है ILB sin थीटा।
फोर्स की वैल्यू होती है ILB साइन थीटा या BIL साइन थीटा। यानी मैग्नेटिज्म में फोर्स के केवल दो कॉन्सेप्ट है, या तो चार्ज मोशन में होगा या तो करंट कैरिंग वायर होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो किसी भी थीटा एंगल पर, तो वहां पर बेटा फोर्स लगेगा। यहां भी वही बात आ गई कि सर अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है सर, करंट भी इधर ही फ्लो हो रहा हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। करंट सर अपोजिट फ्लो हो रहा हो, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर थीटा एंगल पर है, खड़ाक से फोर्स लगेगा। अगर सर मैग्नेटिक फील्ड इधर हो और वायर ऐसे रखा हो, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्योंकि एंगल 90 था, है ना। तो जब ये एंगल थीटा, मैं लिख दे रहा हूं, अगर एंगल थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, ऐसी कंडीशंस में चाहे चार्ज हो चाहे वायर हो, फोर्स जीरो। अगर यही थीटा हमारा 90 डिग्री के बराबर होगा, तो अब जो फोर्स होगा बेटा वो मैक्सिमम होगा। चार्ज है तो QEB और वायर है तो ILB, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट से ये वाला फॉर्मूला आया, कोई नई चीज नहीं है। 12th में आओगे तो ये भी पढ़ा दूंगा कहां से आया, ये भी पढ़ा दूंगा कहां से आया। अभी आपको सीधे सीधे फॉर्मूला पता होना चाहिए। 10th के लेवल पे सीधे सीधे फॉर्मूला है, डेरिवेशन नहीं है। 12th में आओगे सब बताएंगे, डेरिवेशन कहां से आया, क्यों आया, सब कुछ बताएंगे, राइट। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है कि अगर एंगल 0 180 डिग्री है तो फोर्स 0 है, ठीक है। अगर एंगल जो है हमारा 90 डिग्री हो गया तो फोर्स जो है बेटा वो मैक्सिमम हो गया। अब बात है सर ये फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है सर, डायरेक्शन कैसे आएगा? तो भैया फोर्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग साहब का लेफ्ट हैंड रूल। बेटा ध्यान से सुन लो, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, और बच्चों को जनरली समझ में भी नहीं आता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ये मेरा बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड की 3 फिंगर्स, पहली दूसरी और ये थंब, लेफ्ट हैंड के 3 फिंगर्स, पहला फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब, इन तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करना है। करो सब लोग ऐसे ऐसे एडजस्ट, ठीक है। पहला फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एडजस्ट करो, और ऐसा एडजस्ट करो कि जो पहला फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाए, दूसरा फिंगर करंट की डायरेक्शन को दिखाए, तब ये जो थंब है ये फोर्स की डायरेक्शन को दिखाएगा। जैसे जैसे अगर मान लो इस तरीके का सीन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में बेटा हम लोगों ने कोई वायर ऐसा रख दिया जिसमें करंट ऐसे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेक करो किधर की तरफ है, उधर। मैग्नेटिक फील्ड चेक करो किधर है, इधर। इसने दिखाया मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर दिखाता है करंट, करंट किधर है, ऊपर, तो ये किधर जाएगा, ऊपर। सर ऐसा चेक करो बेटा, पहला फिंगर मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, मिडिल फिंगर करंट दिखा रहा है, तो अब थंब किधर गया, अंदर। इसका मतलब इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ। सर इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ, और अंदर वाली डायरेक्शन को क्रॉस से दिखाते हैं, तो इस वायर पर जो फोर्स आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। ये वायर अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, अंदर की तरफ। सर इसी में अगर मैं करंट की डायरेक्शन को नीचे की तरफ कर दूं तो यही फोर्स बाहर की तरफ हो जाएगा, यही फोर्स बाहर की तरफ हो जाएगा। यही है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बेटा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड। याद कर लो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, फादर मदर चाइल्ड। चेक करो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड का ये देखो मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये देखो करंट दिखा रहा है, ये देखो फोर्स दिखाएगा, फोर्स और मोशन, राइट। फादर मदर चाइल्ड, एफ मतलब फादर, एम मतलब मदर, करंट मतलब चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड। ऐसे रट लो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। आप सिंपली इस तरीके से बेटा याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट, राइट। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कब यूज होता है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन मैग्नेटिज्म। फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए मैग्नेटिज्म में इसका यूज किया जाता है, फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया जाता है, राइट। सर क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल? इफ वी एडजस्ट thumb, forefinger and middle finger of our left hand mutually perpendicular to each other such that forefinger indicates the direction of magnetic field, middle finger indicates the direction of current, then extended thumb will indicate the direction of force. यही लैंग्वेज है, मैं हट रहा हूं, एज इट इज यहां पे लिखा हुआ है, कॉपी पे नोट करो, 10 बार पढ़ो, इसको लर्न करो, एज इट इज ऐसे ही लिख के आना, कतई उसमें छेड़छाड़ मत करना, राइट।
अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन में बेटा हमसे कह रहे हैं एन इलेक्ट्रॉन बीम एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल एज शोन इन द फिगर। बेटा मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड में, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, कह रहे हैं इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर की तरफ लगेगा। एक बात समझो बेटा, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है तो करंट को भी इधर ही माना जाता है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, निगेटिव चार्ज जा रहा है, तो करंट को अपोजिट माना जाता है। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? करंट ऊपर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है। अब आप देखो ना यार, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर की तरफ है, बोलो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। बोलो फोर्स किधर लगेगा? अंदर की तरफ। यानी कि इट विल बी इनटू द पेज, इनटू द पेज, पेज में अंदर की तरफ, इनटू द पेज, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स अंदर की तरफ, इनटू द पेज। फिर कह रहे हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जेस्ट। फोर्स लार्जेस्ट होता है भैया 90 डिग्री पर, फोर्स लार्जेस्ट होता है 90 डिग्री पर, क्योंकि साइन 91 होता है। अगला, फोर्स एक्सर्टेड बाय द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 0 इफ एंगल इज 0 और 180। कह रहा है फोर्स कब लार्जेस्ट था? तो 90 डिग्री पे। फोर्स 0 कब होता है? 0 या 180 डिग्री पे, क्योंकि साइन 0 या साइन 180 दोनों की वैल्यू 0 होती है। अगला क्वेश्चन, करंट फ्लोज इन अ वायर रनिंग बिटवीन साउथ नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट लाइज हॉरिजॉन्टली एज शोन इन दिस फिगर। द फोर्स ऑन अ वायर ड्यू टू मैग्नेट इज डायरेक्टेड। बेटा आपको कह रहे हैं कि इस वायर पे फोर्स किधर लगेगा। साफ सीधी बात है, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ से साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाओ, और करंट किधर है? इधर की तरफ है। तो इसको मैं ऐसा दिखाऊंगा, चेक करना। ये मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है सबको, मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है नॉर्थ से साउथ। अबे ये मेरा है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है भाई। देखो मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ से साउथ, तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है ये, ठीक है। करंट किधर है? इधर की तरफ, चेक करो, करंट उधर की तरफ। तो सर फोर्स किधर लगेगा? किधर की तरफ? फोर्स किधर लगेगा सर? फोर्स लगेगा इधर की तरफ, डाउनवर्ड्स, है ना। फोर्स किधर लगेगा भैया? ऐसे, हाँ फोर्स किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इस तरीके का। अगला, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। कोई भी मोटर जो होता है उसका हमेशा का प्रिंसिपल क्या है भैया? जैसे ही स्विच ऑन करेंगे घूमना शुरू करेगा सर, यानी जैसे ही करंट जाएगा घूमना शुरू करेगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बेटा कन्वर्ट करने का काम करता है कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर। फिर कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स नो फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर अनमैग्नेटाइज्ड बार स्टेशनरी चार्ज। यस, अगर कोई भी चार्ज रुका हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई फोर्स नहीं लगा सकता। चार्ज रुका है, मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं लगा सकता। आपने पढ़ा फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा। अगर वेलोसिटी जीरो हो जाए, चार्ज मूव ही ना करे, तो फोर्स कैसा? जीरो, जीरो फोर्स। अगला, हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज द करंट एज शोन इन दिस फिगर बिटवीन द मैग्नेटिक पोल्स। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट। भैया इस बार उल्टा हो गया, इधर नॉर्थ है इधर साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड है और करंट इधर की तरफ है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट ऐसा, तो फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ। फोर्स किधर लगा? ऊपर की तरफ, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट वर्टिकली अपवर्ड्स। तो फोर्स किधर हुआ बेटा? वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ फोर्स। अगला देखो, अब बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का। बेटा कोई भी सेल या बैटरी जो होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट करंट देता है। उसी कांस्टेंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने वाले करंट को डायरेक्ट करंट कहा जाता है। कोई भी ऐसा करंट जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है वो डायरेक्ट करंट है, दैट इज डीसी, है ना। और क्लास 9 10th के लेवल पर यह भी बता दिया जाता है कि भाई डायरेक्ट करंट में दो प्रॉपर्टीज है, पहला कांस्टेंट है, दूसरा सिंगल डायरेक्शन में जाता है ना। तो पढ़िए जरा, इफ द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, अगर करंट केवल एक डायरेक्शन में है तो वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी लिखा जाता है। डीसी जो है वो सेल या बैटरी से मिलता है, ठीक है। और इसकी जो पोलरिटी होती है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव पोलरिटी जो उसकी होती है वो फिक्स्ड होती है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट करंट की जो पोलरिटी है प्लस माइनस चेंज नहीं किया जा सकता है। सम ऑफ द सोर्सेज ऑफ द डीसी आर ड्राई सेल बैटरी, कार की बैटरी, डीसी जनरेटर, है ना। कोई भी सेल जो होता है उसको ऐसे दिखाते हैं बेटा, तो ये प्लस है ये माइनस है, ये हमेशा फिक्स है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। यहीं पर अगर कई सारे सेल्स को ऐसे ऐसे जोड़ दिया जाए तो ये बैटरी बन जाता है, ये प्लस है ये माइनस है, ये सेल है बेटा, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही बैटरी कहा जाता है। तो ये बैटरी हो गई, बैटरी हो गई। अब बात आती है सर अल्टरनेटिंग करंट क्या है? कोई भी ऐसा करंट जो
चेंज भी हो रहा हो, साथ ही साथ उसके दो डायरेक्शंस भी हो, आगे भी जाए पीछे भी जाए, आगे भी जाए पीछे भी जाए, ऐसे करंट को अल्टरनेटिंग करंट के नाम से बेटा हम लोग जानते हैं। फिर हमसे कह रहे हैं द करंट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी ऐसा करंट जो अपनी डायरेक्शन को कुछ सर्टेन टाइम के साथ, सर्टेन टाइम के बाद बार बार चेंज कर रहा हो, पहले आगे जाए फिर पीछे जाए, फिर आगे जाए फिर पीछे जाए, फिर आगे जाए फिर पीछे जाए, इस तरह के करंट को बेटा हम लोग अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसी लिखा जाता है। मोस्ट ऑफ द पावर स्टेशंस इन द इंडिया जनरेट अल्टरनेटिंग करंट। आपके जितने भी पावर स्टेशन है वो अल्टरनेटिंग करंट ही जनरेट करते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस्ड इन द इंडिया रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन एवरी 1/100 सेकंड। अपने इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट होता है बेटा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मैं आपको बताऊं वो 50 हर्ट्ज है। इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराया जाता है वो 50 हर्ट्ज का होता है, और जो वोल्टेज हमें दिया जाता है वो 220 वोल्ट का है। 220 वोल्ट का वोल्टेज है, एक एवरेज वोल्टेज है ये, और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कहां पर? इंडिया में। इंडिया में। यूएस में क्या होता है, यही फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज होती है, और उनको जो वोल्टेज दिया जाता है वो 240 वोल्ट दिया जाता है। कहां पर? यूएस में, अमेरिका में। अमेरिका में, यूएस में अगर देखा जाए तो 240 वोल्ट 60 हर्ट्ज होता है, इंडिया में 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज होता है। 50 हर्ट्ज कहने का मतलब क्या है कि भाई 50 बार रोटेशन हो रहा है कॉइल का एक सेकंड में। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकंड, है ना, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकंड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 बार घूमता है। 50 बार घूमने का मतलब करंट अपनी डायरेक्शन को 100 बार चेंज करता है। जब कोई भी कॉइल बेटा एक बार पूरा घूमता है ना, तो करंट 2 बार चेंज होता है, एक बार प्लस से माइनस, एक बार माइनस से प्लस। यानी कि 50 बार घूमने पर करंट 100 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी कि हर 1/100 सेकंड के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। हर 1/100 सेकंड के बाद करंट अपनी डायरेक्शन को क्या करता है? चेंज कर देता है अल्टरनेटिंग करंट में। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलरिटी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इज नॉट फिक्स्ड। पॉजिटिव नेगेटिव पोलरिटी जो होती है वो फिक्स नहीं होती है। सम ऑफ द सोर्सेज विच आर प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट आर पावर हाउस जनरेटर, कार जनरेटर्स, बाइसिकल, डायनेमोज एक्सेट्रा। पावर हाउस जो होता है, एसी जनरेटर होता है, कार में जो अल्टरनेटर्स लगे होते हैं वो सारे ही अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट कर रहे होते हैं, राइट। और एक डिवाइस भी होता है ट्रांसफार्मर, जो अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज को घटाता या बढ़ाता है। अल्टरनेटिंग करंट में ये बड़ा अच्छा फायदा होता है कि इसकी वोल्टेज को हम बढ़ा भी सकते हैं बेटा, और इसके वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं। जब वोल्टेज बढ़ाते हैं उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं, जब वोल्टेज घटाते हैं तो उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के नाम से जाना जाता है, राइट। तो इस तरीके से बेसिक चीजें हैं जो आप सभी को पता होना चाहिए। ये इंडिया का सिनेरियो है, ये यूएस का सिनेरियो है, राइट। यानी कि इंडिया में अगर 100 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है एक सेकंड में, तो यूएस में बेटा 120 बार करंट का डायरेक्शन चेंज होता है एक सेकंड में। एसी और डीसी में डिफरेंस आपको बता रहे हैं। देखो, इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ द एसी इज दैट अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अल्टरनेटिंग करंट को बहुत दूर दूर तक बेटा ट्रांसफर कराया जा सकता है, और एनर्जी का ज्यादा लॉस भी नहीं होता है। एनर्जी का लॉस कम हो, इसी के लिए यहां पर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। आपने भी देखा होगा, जब आप ट्रेन से जाते हैं तो बगल में खेतों में खंबे लगे होते हैं, जिसमें मोटे मोटे तार होते हैं, इधर से उधर फ्लो करा रहे होते हैं, और जगह जगह लिखा होता है 22,000 वोल्ट, ऐसे सिंबल बना देते हैं रेड कलर का, हड्डी 2 ऐसी दिखाते हैं, खतरा। 22,000 वोल्ट, 44,000 वोल्ट, खतरा। आपने पढ़ा होगा, है ना। तो 22,000 वोल्ट पे क्यों फ्लो करा रहे हैं, 44,000 वोल्ट पे क्यों फ्लो करा रहे हैं? ताकि वोल्टेज बढ़ाने से बेटा करंट की वैल्यू यहां कम हो जाती है और लॉस एनर्जी का कम हो जाता है। वोल्टेज बढ़ाने पर यहां करंट कम होता है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट है जो हमें फ्लो करानी है, पावर कांस्टेंट है जो हमें फ्लो कराना है। पावर का फॉर्मूला P बराबर VI होता है। पावर कांस्टेंट हो गया, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट अपने आप घट जाएगा। यानी कि जब अल्टरनेटिंग करंट को तुम फ्लो कराते हो ना, तो तुम वोल्टेज को बढ़ाते हो, करंट को कम करा देते हो। करंट के कम होने से एनर्जी का लॉस कम होता है, एनर्जी का लॉस मिनिमाइज हो जाता है। क्योंकि आप सब ने पढ़ रखा है पिछले चैप्टर में, जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा भाई साहब उतनी ज्यादा हीट जनरेट होगी। लेकिन डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई जुगाड़ नहीं हमारे पास कि हम जो है उसके वोल्टेज को बढ़ा ले, वोल्टेज को घटा ले, ऐसा कोई जुगाड़ हमारे पास नहीं होता है, राइट। बोथ एसी एंड डीसी कैन बी यूज फॉर लाइटनिंग एंड हीटिंग पर्पस। लाइटनिंग और हीटिंग में दोनों यूज किए जाते हैं। रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, उसको डीसी सप्लाई चाहिए होता है बेटा। आपके घर में जो रेडियो लगा होगा, टीवी लगा होगा, उसको डीसी सप्लाई चाहिए, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज भी कर सकते हैं।
ये भी एक फायदा है हमारा। एसी करंट को जब जरूरत होगा हम डीसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके लिए एक डिवाइस लगाई जाती है जिसका नाम होता है रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर्स, है ना। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये रेक्टिफायर करता है। इसी प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का जो फेनोमेना है, प्रोसेस है, उसी को रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, जिसके लिए रेक्टिफायर्स का बेटा यूज किया जाता है। रेडियो एंड टेलीविजन हैव स्पेशल डिवाइस इनसाइड देम व्हिच चेंजेस एसी टू डीसी। एसी को डीसी में चेंज करने के लिए इनके अंदर क्या होता है, रेक्टिफायर्स होता है। रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, लेकिन डीसी को एसी में नहीं कन्वर्ट किया जाता। एसी को डीसी में कर सकते हैं रेक्टिफायर्स, राइट। अब बात आई सर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स क्या है, यानी कि हमारे घरों में आखिर किस तरीके का वायरिंग किया जाता है। बेटा सबसे पहली बात, घर में वायरिंग करने के लिए तीन मेन वायर्स को यूज किया जाता है। एक होता है रेड कलर का लाइव वायर, ब्लैक कलर का न्यूट्रल वायर, ग्रीन कलर का अर्थ वायर। रेड, ब्लैक, ग्रीन, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, अर्थ वायर। लाइव वायर में हमेशा 220 वोल्ट का पोटेंशियल दिया जाता है। वोल्टेज 220 वोल्ट जो फ्लो होता है वो रेड वाले में होता है, लाइव वायर में होता है। ब्लैक वाले वायर में 0 वोल्ट का वोल्टेज होता है बेटा। न्यूट्रल वाले में भी 0 वोल्ट का वोल्टेज होता है, राइट। तो सारा का सारा वोल्टेज किसमें फ्लो होता है, लाइव वाले में। न्यूट्रल वाले में 0, ठीक है, अर्थ वाले में भी 0। तो देखो तीन वायर्स हमारे पास है। पहला है लाइव वायर, दूसरा है न्यूट्रल वायर, और तीसरा वायर यहां से देखो अर्थ से दिया गया, उसका नाम दिया गया अर्थ वायर। सबसे पहली बात, एक बात ध्यान रखना, चाहे स्विच हो चाहे फ्यूज हो, चाहे स्विच हो चाहे फ्यूज हो, इन दोनों को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। चाहे स्विच हो चाहे फ्यूज हो, दोनों को हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके घर में आने से पहले एक बाहर मेन फ्यूज लगाया जाता है। लाइव वायर को लाते ही पहले मेन फ्यूज लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि अगर कभी मान लो खंबे से बहुत ज्यादा वोल्टेज आ रहा हो तो ये फ्यूज मेल्ट कर जाए। जैसे ही फ्यूज मेल्ट होगा आपके घर की सारी डिवाइसेस बच जाएंगी, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया है ना और वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गया तो आपके घर की सारी डिवाइसेस फूंक जाएंगी। वो ना फूके, इसीलिए एक मेन फ्यूज लगाया जाता है। सबसे पहले घर में लाने से पहले एक मेन फ्यूज लगा दिया जाता है। फिर वहां से आपके घर में जो मीटर लगा होता है ना, किलोवाट आवर मीटर, इस मीटर में इसका कनेक्शन दिया जाता है। और मीटर में अर्थिंग का भी कनेक्शन होता है, मीटर में न्यूट्रल वायर का भी कनेक्शन होता है। यानी आपके घर के मीटर में तीनों कनेक्शन दिए जाते हैं, लाइव का, न्यूट्रल का और यहां पर अर्थिंग का भी कनेक्शन दिया जाता है। इसके बाद मेन स्विच आता है बेटा, ठीक है। मीटर से मेन स्विच को कनेक्ट करते हैं, इसमें भी तीनों कनेक्शन देते हैं बेटा, लाइव का, न्यूट्रल का और अर्थिंग का। यहां पे डबल पोल स्विच का यूज किया जाता है। डबल पोल स्विच वो होता है जो लाइव और न्यूट्रल दोनों में कनेक्ट होता है। लाइव और न्यूट्रल दोनों में कनेक्ट होता है डबल पोल स्विच, उसका यूज केवल यहां पे किया जाता है, राइट। अदरवाइज मैं आपको बताऊं, आपके घर में अंदर जितना भी कनेक्शन है सब में केवल लाइव वायर में ही स्विच लगाया जाएगा। जैसे अब घर के अंदर घुसो, घर के अंदर हर कमरे से पहले एक कंज्यूमर फ्यूज, एक छोटा फ्यूज लगा देते हैं कि भाई कम से कम ये वाला कमरा बचा रहे, मतलब सेफ्टी के लिए, कि अगर मान लो कभी ज्यादा वोल्टेज आ जाए, ठीक है। पहले तो यही वाला फ्यूज है, जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आएगा ये खट से जो है मेल्ट कर जाएगा। इसको बेटा कटआउट भी बोला जाता है। कटआउट आप लोग के घर में लगा होता है ना, बाहर एक ऐसा खींचने वाला होता है, लगाने वाला चीनी मिट्टी का होता है, ठीक है। ये वही है मेन फ्यूज, कटआउट, राइट। फिर यहां आगे बढ़ोगे, जब कमरे में घुसोगे तो यहां पे कंज्यूमर फ्यूज लगा होता है। आजकल इसी की जगह एमसीबी लगाने लगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, इसको यूज करना शुरू कर दिया है लोगों ने, ठीक है। जैसे ही कंज्यूमर फ्यूज यहां पे कनेक्ट होता है, अब देखो ये हमारा कौन सा वायर है, लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर, नीचे कौन सा है, अर्थ वायर, डॉटेड वाला कौन सा है, अर्थ वायर, ग्रीन वाला। अब मान लो हमें बल्ब कनेक्ट करना है, बल्ब का कनेक्शन कैसे होगा, ये हमारा लाइव वायर है, लाइव वायर से एक वायर कनेक्ट करके लाओ, उसमें एक स्विच लगाओ, उसी में मन है तो फ्यूज भी लगा दो, ठीक है। और यहां से बल्ब का एक सिरा उससे कनेक्ट करो, और जो दूसरा सिरा बल्ब का होता है ना, उसको ले जाकर के आप न्यूट्रल में कनेक्ट कर दीजिए। बल्ब को अर्थ वायर से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। अर्थ वायर से केवल उन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है बेटा जिसमें बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होने की पॉसिबिलिटी होती है। बड़े डिवाइसेस, आपका एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया, आपके घर में अवन होगा, वो हो गया, कूलर हो गया, इस तरह की कोई डिवाइस जिसमें चार्ज के एक्यूमुलेट होने की, चार्ज के इकट्ठा होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उसमें हम लोग 3 कनेक्शन देते हैं, लाइव से, न्यूट्रल से, अर्थ से भी देते हैं। तो यहां पे आपको सॉकेट का वही कनेक्शन बता रहे हैं कि भाई तीनों का कनेक्शन कैसे दिया जाएगा। तो किसी भी सॉकेट में यार इस तरीके से 3 छेद होते हैं,
ऊपर वाला जो होता है वो अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, लेफ्ट वाला जो है वो लाइव से कनेक्ट करते हैं, राइट वाला जो होता है उसको न्यूट्रल से कनेक्ट करते हैं। तो देखो राइट वाले को न्यूट्रल से जोड़ा है, लेफ्ट वाले में स्विच लगाया, आपका मन है फ्यूज भी लगा लो, इसी को ले जाके लाइव से आप कनेक्ट कर दो। राइट, इस तरह का कनेक्शन होता है। मैं हट रहा हूं, इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार 4 बार अपनी कॉपी पर बेटा बनाओ इसको। जब बनाओगे तभी इस तरीके से आप बना करके लिख पाओगे। यहां पर आपको सिर्फ वायरिंग की बात बता रहे हैं कि भैया रेड जो होता है वो लाइव वायर का है, ब्लैक जो होता है वो न्यूट्रल का होता है, ग्रीन जो होता है वो अर्थ वायर का होता है। राइट, ये कलर याद रखिएगा। अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, किसी भी अप्लायंस की बेटा अर्थिंग क्यों किया जाता है? अर्थिंग की जरूरत क्या है हमें? अर्थिंग की जरूरत है किसी भी डिवाइस को हाई वोल्टेज से प्रोटेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है कि भाई खंबे से बहुत हैवी वोल्टेज आ गया, हैवी वोल्टेज आने से क्या होगा, घर की सारी डिवाइसेस फूंक जाएंगे। इसके लिए वहां पर एक फ्यूज यूज कर लिया जाता है, घर में मोटा मोटा कटआउट यूज कर लिया जाता है ताकि हम घर की डिवाइसेस को बचा सके। ठीक है सर, फ्यूज जो होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होता है कि किसी भी वायर में अगर आप करंट फ्लो करा रहे हो तो वो हीट होगा। ठीक है, और अगर मैं फ्यूज वायर की बात करूं तो फ्यूज वायर जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम होता है, ताकि जब इसमें एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट जाए तो ये तुरंत मेल्ट हो जाए। जैसे ही मेल्ट होगा बेटा कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, करंट का फ्लो होना तुरंत ही बंद हो जाएगा। तो पढ़िए, लिखा है टू अवॉइड द रिस्क ऑफ अ इलेक्ट्रिकल शॉक द मेटल बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इज अर्थ। ठीक है, अर्थिंग वहां पे कर दिया। अर्थिंग मींस टू कनेक्ट द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू द अर्थ। ठीक है, जीरो पोटेंशियल पर जिस भी डिवाइस को आप अर्थ से जोड़ते हो, जिसका भी बेटा आप अर्थिंग करते हो, है ना, वो 0 वोल्ट पर आ जाता है, उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है। ठीक है, तो अर्थिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अर्थिंग के लिए करते क्या है, आपके घर के बाहर एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर एक मेटल का रॉड होता है, उसको इंसर्ट कर दिया जाता है बेटा। मेटल का रॉड अंदर इंसर्ट कर देते हैं और उस रॉड का कनेक्शन ले आकर के आपके मेन मीटर में कर देते हैं। इससे आपके घर की अर्थिंग हो जाती है। अर्थिंग का मतलब अगर कभी किसी भी डिवाइस में बहुत ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया है किसी भी कारण से, मेनली 2 कारण होते हैं, एक ओवरलोडिंग, दूसरा कारण बेटा होता है शॉर्ट सर्किटिंग। अभी आगे बात करेंगे हम लोग उसके बारे में। ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किटिंग होने पर उन कंडीशंस में जो एक्स्ट्रा चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो सारा चार्ज वो अर्थ में भेजने का काम करेगा और आपके घर के सारे डिवाइसेस जो है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं इन हाउस होल्ड सर्किट वी हैव 3 वायर्स, 3 वायर्स होते हैं, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ वायर। वन एंड ऑफ द अर्थ वायर इज बरीड इन द अर्थ। देखो, अर्थ वायर का एक एंड जो है अर्थ के अंदर धसा होता है। वी कनेक्ट द अर्थ वायर टू द मेटल केस ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बाय यूजिंग अ 3 पिन प्लग। 3 पिन वाले प्लग का यूज किया जाता है, ये वाला 3 पिन वाले प्लग का यूज किया जाता है। ठीक है, मेटल केस से अर्थ को कनेक्ट किया जाता है। मेटल केसिंग ऑफ द अप्लायंसेस विल नाउ ऑलवेज रिमेन एट द 0 पोटेंशियल ऑफ द अर्थ। वी से दैट अप्लायंस हैज बीन अर्थड और ग्राउंडेड। यानी जैसे ही आप किसी भी, जैसे मान लो कूलर है, कूलर का ज्यादातर पार्ट जो होता है वो लोहे का बना होता है, मेटेलिक बॉडी है। ठीक है, मेटेलिक बॉडी है, लोहे का बना हुआ है भैया। जैसे ही आपने उसकी अर्थिंग कर दिया, अब उसका जो पूरा का पूरा ये जो आउटर बॉडी है, लोहे वाला मेटल वाला जो पार्ट है, वो पूरा का पूरा 0 वोल्ट पे आ जाएगा बेटा। अब अगर आप कूलर की बॉडी को छू भी लोगे तो आपको करंट लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपने इसकी अर्थिंग नहीं किया तो कई बार क्या होता है, उसमें चार्ज इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही कूलर की बॉडी को छुओ आपको झटका लग जाता है। वो झटका क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके घर में अर्थिंग प्रॉपरली नहीं हुई है या हुई ही नहीं है। राइट, 2 कारण होते हैं। अब आगे की बात करते हैं, सर फ्यूज क्या है? तो फ्यूज के बारे में मैंने काफी बात आपसे किया। इफ द करंट पासिंग थ्रू अ वायर एक्सीड्स अ मैक्सिमम वैल्यू द कॉपर वायर गेट्स ओवरहीटेड एंड मे इवन कॉज अ फायर। यानी कि अगर बहुत ज्यादा करंट फ्लो होगा तो आपके घर में जो वायर है वो आग लग सकती है। जनरली 2 कारण से होता है, शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब होता है अगर कभी भी लाइव और न्यूट्रल वायर किसी भी कारण से टच हो जाए। कई बार जैसे मान लो कोई डिवाइस आप यूज कर रहे हो जो कि 10 साल 15 साल से आपके घर में यूज हो रहा है, यूज करते करते उसकी जो कवरिंग होती है वो छिल गई। जैसे जनरली मैंने देखा है प्रेस कपड़े प्रेस करने के लिए करते हैं ना, प्रेस, इलेक्ट्रिक आयरन में क्या होता है कि लोग 10-10 15-15 साल तक यूज करते हैं। अब पता चला उसका जो जॉइंट वगैरह है वो सब छिल विल गया, तो पता चला लाइव और न्यूट्रल वायर टच हो गया। अगर लाइव और न्यूट्रल टच होगा तो खड़ाक से वहां पे आग जैसा लगेगा, स्पार्किंग होगी, बहुत हैवी अमाउंट ऑफ करंट वहां पे फ्लो होगा। या फिर ओवरलोडिंग मतलब एक ही सॉकेट में कई सारी चीजें आपने जोड़ रखी हैं, औकात से ज्यादा करंट वहां फ्लो हो रहा है तो भी वहां पर हीटिंग हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन का एग्जांपल देखो ये है कि आयरन यूज कर रहे हो, इसका ये जो पार्ट है वो छिल गया है, लाइव और न्यूट्रल अगर कॉन्टैक्ट में आ गए तो यहां पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगा, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट यहां पर फ्लो होगा और आग लगने के चांसेस यहां पर होते हैं।
है, दिस इज शॉर्ट सर्किटिंग। फिर बेटा ओवरलोडिंग की बात कर रहे हैं, एक ही में देखो इतनी सारी चीजें जोड़ दिया है तो लिमिट से ज्यादा करंट यहां पे फ्लो होने लगा। अब जितनी उसकी औकात भी नहीं है यहां पर करंट की, उससे ज्यादा आप करंट वहां फ्लो करा रहे हो, तो ऐसे में बेटा ओवरलोडिंग होती है। ओवरलोडिंग में भी बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है तो आग लगने के चांसेस यहां पर बढ़ जाते हैं कि भाई जो वायर है कॉपर का, उसकी भी तो अपनी एक औकात है ना कि इसमें इतना ही करंट फ्लो हो सकता है। अब उससे भी ज्यादा करंट फ्लो कराओगे तो ऑब्वियस है बेटा वहां पे आग लगी जाएगी। अगर आग लगेगी तो भैया उसी को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये शॉर्ट सर्किटिंग हो गया, ओवरलोडिंग हो गया, राइट। फ्यूज जो है सर, फ्यूज इस तरीके का होता है, ग्लास का बना होता है, इसके अंदर एक बहुत पतला सा वायर होता है, सर्टेन अमाउंट से ज्यादा करंट फ्लो कराओगे यही वायर जो है टूट जाएगा, करंट का फ्लो यहां पे तुरंत बंद हो जाएगा। फ्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहां पे लिखा है सर फ्यूज क्या है, फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है हैविंग शॉर्ट लेंथ ऑफ अ टिन प्लेटेड कॉपर वायर। ठीक है, कॉपर का वायर होता है जिसमें टिन की प्लेटिंग की जाती है, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एक सेफ्टी डिवाइस है, छोटे लेंथ का होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर है, सीधे सीधे कॉपर वायर नहीं यूज कर रहे हैं, टिन की प्लेटिंग वहां पर की जाती है ताकि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाए, हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट लो हो जाए, विच मेल्ट्स एंड ब्रेक्स द सर्किट इफ द करंट एक्सीड्स द सेफ वैल्यू। सेफ वैल्यू से ज्यादा करंट अगर फ्लो हो रहा है ना, तो ये तुरंत ही क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। द थिकनेस एंड लेंथ ऑफ द फ्यूज वायर डिपेंड्स ऑन द मैक्सिमम करंट अलाउड थ्रू द सर्किट, कि भाई जितना मैक्सिमम करंट अलाउड है उसके हिसाब से उसकी थिकनेस को, उसकी लेंथ को रखा जाता है। फ्यूज वायर जो होता है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। फ्यूज वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। वो भी किस में कनेक्ट करते हैं, लाइव वायर में, ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। फ्यूज को हमेशा लाइव वायर में सीरीज में ही कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, कह रहे फ्यूज वायर इज यूजुअली मेड फ्रॉम द टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट सो दैट इट मे मेल्ट इजिली, ताकि वो इजिली मेल्ट हो जाए। सर प्योर कॉपर का वायर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, प्योर कॉपर वायर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ फ्यूज वायर बिकॉज इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्योर कॉपर वायर का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जब हम लोग टिन की प्लेटिंग कर देते हैं तो क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका कम हो जाता है, ड्यू टू विच इट विल नॉट मेल्ट इजिली व्हेन शॉर्ट सर्किट टेक्स प्लेस। भाई जब शॉर्ट सर्किट हो तो फ्यूज वायर तुरंत जल जाए, मेल्ट कर जाए, अगर मेल्ट हो जाएगा तभी तो करंट का फ्लो बंद होगा। भाई साहब पता चला आराम से आग लगी है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा है कि वो कभी मेल्ट ही नहीं हो रहा, पूरा घर फूक गया लेकिन फ्यूज हमारा बचा हुआ है। फ्यूज बहुत सस्ता आता है बेटा, तो हम चाहते हैं कि हमारी डिवाइसेस बच जाए, फ्यूज जल जाए, फ्यूज बदल देंगे यार, 10-5 रुपए का आता है, बदल दिया जाएगा, राइट। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। फ्यूज वायर्स आर रेटेड एज 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। देखो बेटा, अगर कोई डिवाइस ऐसा है जिसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला है तो उसमें हमेशा फ्यूज लगाया जाता है 5 या 6 एम्पियर का, यानी जितना करंट तुम मैक्सिमम फ्लो कराने वाले हो उससे भी थोड़ा ज्यादा का हमेशा फ्यूज लगाया जाता है, राइट। अगर मान लो 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना है तो उसमें हम 3 या 4 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे, 10 एम्पियर का फ्लो होना है तो हम 12 एम्पियर वाला फ्यूज लगा देंगे, यानी जितना मैक्सिमम करंट फ्लो कराना चाहते हो उससे थोड़ा सा ज्यादा फ्यूज का रेटिंग होता है, कि मान लो अगर कभी किसी केस में थोड़ा मोड़ा करंट ज्यादा हो जाए तो तुरंत ना मेल्ट हो जाए, कि भाई इतना सा करंट ज्यादा हुआ खट से मेल्ट कर गया, ऐसे ना हो कि दिन भर में 10 बार फ्यूज मेल्ट हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट आप फ्लो कराने वाले हो उससे भी 2-3 एम्पियर ऊपर कर देते हैं, वो फ्यूज के बारे में होता है। ठीक है, जनरली fuse wire in the power circuit of the small house for running electric iron, immersion heater, geyser, toaster, etc. having power of 1000 watt or more is of 15 ampere capacity. जनरली बेटा दो तरीके के फ्यूज यूज होते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर। 5 एम्पियर वाले होते हैं लाइट सर्किट के लिए जो छोटे छोटे डिवाइसेस होती हैं, और 15 एम्पियर वाला होता है बड़े सर्किट के लिए जहां पे गीजर, टोस्टर, इस तरह की चीजें जब आप चलाते हो तो वहां पे 15 एम्पियर वाला फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है, आजकल उसी फ्यूज की जगह इस तरह के एमसीबी आने लगे हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो। तो सबसे पहली बात, एमसीबी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, मिनिएचर, स्पेलिंग देख लो, सर्किट ब्रेकर, टू प्रोटेक्ट द हाउस होल्ड वायरिंग फ्रॉम द एक्सेसिव फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। If the current becomes too large, miniature circuit breaker puts off the current, cutting the electrical supply. MCB can be reset when the fault has been corrected. देखो इसका बेटा वर्किंग क्या है सबको पता होगा। अगर कभी ज्यादा करंट फ्लो होता है, ये खट से गिर जाता है, जैसे ही गिर जाता है हमें पता चल जाता है भैया करंट ज्यादा फ्लो हुआ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है, तो हम लोग पहले चेक कराते हैं क्या गड़बड़ है। अब जब वो गड़बड़ सही कर लेते हैं तो हम इसको सीधे उठा देते हैं, जैसे उठाओगे फिर से करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट कर देगा।
फिर दूसरी बात है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कंटेन्स इलेक्ट्रोमैग्नेट विच व्हेन द करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू ऑफ द सर्किट ब्रेकर बिकम्स अ स्ट्रांग इनफ टू सेपरेट अ पेयर ऑफ द कॉन्टैक्ट एंड ब्रेक्स द सर्किट। एक्चुअली इसमें क्या होता होगा, इमेजिन करो, इसमें एक ये मेटल का प्लेट लगा है, एक दूसरा लगा है, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड है, ठीक है। ये मेटल प्लेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये मेटल प्लेट है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, राइट, ठीक है। ये दोनों मेटल प्लेट्स को हमने क्या कर रखा है, दोनों को कांटेक्ट में रखा है। अब यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट था, अब इसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। जब नॉर्मल करंट जाता है तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म इसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर, तो ये मैग्नेटिज्म उतना स्ट्रांग नहीं है कि ये इस वाले मेटल प्लेट को जो इससे चिपका हुआ उसको अपनी तरफ खींच सके, तो ये इसे खींच नहीं पाता। अगर ये दोनों मेटल प्लेट कांटेक्ट में रहेंगे तो करंट का फ्लो आराम से होता रहेगा। बात समझ रहे हो ना भाई, करंट के फ्लो होने के लिए दोनों प्लेट्स का कांटेक्ट में होना जरूरी है, तो दोनों कांटेक्ट में बने रहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट में थोड़ा थोड़ा करंट फ्लो हो रहा है, थोड़े करंट से छोटा सा मैग्नेट बनता है, वो बहुत ज्यादा इसको खींच ही नहीं पाता है। अब जब एक कंडीशन आई कि सर बहुत ज्यादा करंट फ्लो हुआ, जब ज्यादा करंट फ्लो हुआ तो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बना, स्ट्रांग मैग्नेट ने क्या किया, खट से इसको खींच लिया, जैसे ही खींचा एमसीबी गिर गया आपका, जैसे एमसीबी गिरा करंट का फ्लो होना बंद। ये प्रिंसिपल होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। कह रहे हैं अनलाइक फ्यूजेस एमसीबी डू नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट, इट वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यही पॉइंट यहां पर इंपॉर्टेंट है कि एमसीबी जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट डज नॉट चेंज वेरी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हैवीली। तो बेटा देखो, शॉर्ट सर्किट के समय जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब रेजिस्टेंस का जीरो होना, करंट का इनफाइनाइट होना। रेजिस्टेंस कम होगा, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है शॉर्ट सर्किटिंग के केस में। फिर कह रहा है 1.25 किलोवाट हीटर वर्क्स ऑन 220 वोल्ट मेन सप्लाई, व्हाट करंट रेटिंग वुड बी सुटेबल फॉर द फ्यूज। देखो बेटा, पावर की वैल्यू हमें दे रहा है 1.25 किलोवाट के बराबर, ठीक है, और जो वोल्टेज हमें है वो है 220 वोल्ट के बराबर। हमसे कह रहा है कितना फ्यूज चाहिए। देखो P बराबर VI होता है, तो पावर हो गया तुम्हारा 1.25 किलोवाट मतलब 10 की पावर 3, दैट इज इक्वल टू 220 टाइम्स करंट। तो करंट की वैल्यू बेटा कितना आ गई, ये बन जाएगा तुम्हारा 1250 बटे 220, 0 0 कट जाएगा, 125 बटे 22, 125 बटे 22 करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 5.68, 5.68। यानी कि ये वैल्यू है बेटा सेफ करंट की, यानी इतना करंट तो इसमें सेफ है, आराम से फ्लो होगा इतना करंट। अब सोचो इसमें फ्यूज हमें कितना लगाना चाहिए, तो फ्यूज जो होगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए। देखो 2 एम्पियर और 5 एम्पियर तो नहीं लगाएंगे क्योंकि वो दोनों इनसे कम है। इससे ऊपर कौन सा है, 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर का फ्यूज लगा दो। सर 13 एम्पियर क्यों नहीं लगा रहे, 13 एम्पियर इसलिए नहीं लगा रहे कि यार इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू का लगता है। अब ये नहीं कि इतना ज्यादा कर दिया कि आराम से खूब करंट फ्लो हो रहा है, आग वाग लग गई, ये मेल्ट ही नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू लगभग 6 के आसपास है, तो 6 के ऊपर अगर 8 एम्पियर का ऑप्शन होता तो हम 8 को टिक मार देते, राइट, तो वो हमारा बेटर ऑप्शन होता। अब कह रहा है द मैक्सिमम करंट ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वॉट ट्यूबलाइट। अच्छा, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट बताना है। एक ट्यूबलाइट का जो पावर है वो 40 वॉट के बराबर है, कनेक्टेड इन पैरेलल व्हिच कैन सेफली बी रन फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई, यानी कि 240 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है। पावर हमें इतना है, कह रहा है कि अगर 5 एम्पियर का फ्यूज यूज कर रखा है तो कितने सारे ट्यूबलाइट्स हम जला सकते हैं एक साथ। एक ट्यूबलाइट का पावर पता है, एक ट्यूबलाइट का वोल्टेज भी हमें पता है, तो बेटा एक ट्यूबलाइट में जाने वाला करंट निकाल सकते हो। आप कहोगे सर P बराबर VI होता है, तो एक ट्यूबलाइट में जाने वाला करंट हो गया P अपॉन V, यानी कि बेटा 240 बटे 40, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया भैया, 40 बटे 240, 0 0 कटेगा, 1 बटे 6 आ गया, 1/6 एम्पियर का करंट जाने वाला है एक ट्यूबलाइट में, ठीक है। और टोटल जो हमने फ्यूज लगा रखा है वो 5 एम्पियर का लगा रखा है, यानी कि मैक्सिमम करंट इसमें कितना जा सकता है, 5 एम्पियर का, ठीक है। एक ट्यूबलाइट में करंट जा रहा है 1/6 एम्पियर का। ऐसी अगर मैं n ट्यूबलाइट्स लगा लूं, ठीक है, तो टोटल करंट, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है बेटा, 5 के बराबर। यानी कि टोटल ऐसी कितनी सारी ट्यूबलाइट्स हम लगा सकते हैं, ऐसी हम 30 ट्यूबलाइट्स कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसी 30 ट्यूबलाइट्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक ट्यूबलाइट में करंट कितना जा रहा है, 1/6 एम्पियर के बराबर। ऐसी कितनी ट्यूबलाइट्स कनेक्ट कर ले कि फ्यूज 5 एम्पियर का रिक्वायर्ड हो, यानी कि मैक्सिमम करंट जो हम फ्लो करा सकते हैं वो 5 एम्पियर है बेटा, मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है ना। इसका मतलब आप चेक कर लो कि भाई एक ट्यूबलाइट का करंट इनटू नंबर ऑफ ट्यूबलाइट बराबर टोटल करंट, दैट इज 5 एम्पियर। तो यहां से वैल्यू आ गई, 30 ट्यूबलाइट्स को कनेक्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, इन नॉर्मल यूज करंट ऑफ 3.5 एम्पियर
फ्लोस थ्रू अ हेयर ड्रायर, चूज द सुटेबल फ्यूज। अरे यार 3.5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दो। अगर इतना करंट फ्लो होने वाला है हेयर ड्रायर में तो तुम इससे थोड़ा ज्यादा 5 एम्पियर का एक फ्यूज लगा दो इसमें खड़ाक से। अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। हाउस होल्ड में लैम्प को पैरेलल में जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। स्विच, फ्यूज और सर्किट ब्रेकर शुड बी प्लेस्ड इन न्यूट्रल वायर, ये गलत है यार। देखो, चाहे स्विच हो, फ्यूज हो, सर्किट ब्रेकर यानी एमसीबी हो, इसको हमेशा लाइव वायर में जोड़ा जाता है, न्यूट्रल में बेटा नहीं जोड़ा जाता, तो ये गलत पॉइंट है। इलेक्ट्रिक आयरन has its earth wire connected to the metal case, बिल्कुल सही है। when connecting 3 core cable to 13 ampere 3 pin plug, red wire goes to live, सही है, रेड वायर लाइव में ही जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कार हेड लैंप ऑफ 48 वॉट, पावर दिया है बेटा 48 वॉट, वर्क्स ऑन द कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट। द करेक्ट फ्यूज फॉर दिस सर्किट विल बी, देखो P बराबर VI होता है बेटा, 48 वॉट है और 12 वोल्ट का बैटरी है, तो करंट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 एम्पियर, 12 चौका 48, तो आप इसमें 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दो। 4 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला, उससे थोड़ा ज्यादा 5 एम्पियर का लगा दो यार। 3 पिन मेन्स प्लग इज फिटेड टू अ केबल फॉर 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल टू बी यूज्ड ऑन 250 वोल्ट एसी सप्लाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। फ्यूज शुड बी फिटेड इन लाइव वायर, तो ये तो पॉइंट यार सही है। 13 एम्पियर का फ्यूज कह रहे हैं यूज होगा। देखो यार, पावर पता है, वोल्टेज पता है, पावर 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट के बराबर है, वोल्टेज है बेटा 250 वोल्ट के बराबर, P बराबर VI लगाओगे तो करंट जो फ्लो होगा वो पावर बटे वोल्टेज यानी 1000 बटे 250, यानी कि जो मैक्सिमम करंट फ्लो होगा वो 4 एम्पियर का होगा। 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है यार, 5 एम्पियर 6 एम्पियर वाला फ्यूज लगा दो, तुम 13 एम्पियर का लगा रहे हो, गलत है यार। न्यूट्रल वायर कलर ब्लैक कलर का होता है, ग्रीन जो है वो अर्थ वायर होता है, सही है यार, ये सब पता है हमें। अगला देखो, टीवी सेट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वॉट्स, तो बेटा पावर हो गया 230 वॉट के बराबर और 230 वोल्ट पे कह रहे हैं रन भी कर रहा है। ठीक है, करेक्ट फ्यूज इसके लिए क्या होगा यार, देखो P बराबर VI होता है, करंट की वैल्यू पावर अपॉन वोल्टेज होती है, तो 230 बटे 230 करोगे बेटा 1 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो हम 2 एम्पियर का फ्यूज लगा देंगे यार। 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर का लगा देंगे, अगर 2 ऑप्शन में ना होता तो हम 3 एम्पियर वाला लगा देते, तो काम चल जाता हमारा, राइट। अगला देखो क्या है, सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज, फ्यूज की जगह MCB यूज होता है यार, फ्यूज की जगह MCB यूज होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB है ना, तो MCB का यूज करेंगे। कह रहे हैं MCB विच कट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ अ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग, वर्क्स ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। MCB जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फेनोमेना पर, उसके प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, है ना, बहुत ही पावर पैक्ड सेशन था। मैंने पूरी कोशिश किया कि सबसे कम ड्यूरेशन में आपको ये चैप्टर पढ़ाया जाए, 1 घंटे 45 मिनट में पढ़ाया गया है। नोट्स के लिए आप सभी लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट, ठीक है, इसको स्कैन करो या फिर टेलीग्राम पे जाके सर्च करो फिजिक्स बाय शैलेंद्र सर, आपको चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन करिएगा। इस चैनल पे आपको क्लास 10 से रिलेटेड बहुत सारी हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड एग्जाम के टाइम में, और जो अभी मैंने पढ़ाया है ये PDF नोट्स भी आपको यहां पर मिल जाएंगे, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपको चीजों को बहुत डिटेल में बताएं, बहुत डेप्थ में बताएं, ताकि आपको इस चैप्टर का फील आए। जनरली इस चैप्टर का फील बच्चों को नहीं आ पाता, वो हमेशा कहते हैं कि सर समझ आ गया, ठीक है सर, लेकिन उतना मजा नहीं आया सर। उम्मीद करता हूं कि इस सेशन में पढ़ने वाले बच्चों को जरूर मजा आया होगा, क्योंकि यार देखो मैं बहुत ज्यादा हंसी मजाक या उछलना कूदना, वो नाचना गाना मैं उतना नहीं कर पाता हूँ, राइट, लेकिन मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ये मैं जानता हूँ। बच्चे भी मानते हैं इस बात को, आप लोग भी मानते हो, जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उड़ान 3.0 के, वो सारे बच्चे इस चीज को कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे हम लोग किसी और सेशन में। ये सीरीज आपकी कंप्लीट हो गई। इस सीरीज में मुझे 1 शॉट लेक्चर्स के थ्रू रिवीजन कराना था सिलेबस का, वो मैंने आपको पूरे सिलेबस का रिवीजन करा दिया है, और मैं गारंटी से कह रहा हूं जितना पढ़ाया है यही बोर्ड में आएगा, इसके बाहर कोई भी चीज बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगी। मैंने आपको 4 लेक्चर्स दिए हैं, चारों चैप्टर्स मिला करके, राइट। ये 4 लेक्चर्स केवल बोर्ड एग्जाम के 1 दिन 2 दिन पहले देख लेना, फिजिक्स में इसके बाहर कोई चीज आ जाए तो आके बता देना, राइट। तो मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, मिलेंगे किसी और सेशन में, क्लास 11th में, 12th में, क्योंकि सीनियर क्लासेस में मैं ज्यादा पढ़ाता हूं, राइट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। और जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तो जरूर मुझे इंस्टा पे मैसेज करिएगा, अपना रिजल्ट जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा, राइट। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।